अबे चिंगारी क्यों नहीं निकल रहा है बे? हाँ? पुराने लोग तो यानी आदि मानव तो वैसे ही निकालते थे चिंगारी, दो पत्थरों को आपस में टकरा कर। मुझसे क्यों नहीं निकल रहा है? गजब की टेक्नोलॉजी थी उनके पास। हजारों लाखों साल पहले वो दो पत्थरों को आपस में टकरा कर चिंगारी निकाला करते थे और फायर का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते थे। लेकिन आज मैं जब इसका यूज कर रहा हूँ मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है और चिंगारी तक नहीं निकल पा रही है। तो गजब की टेक्नोलॉजी थी उनके पास, ये तो मानना पड़ेगा। और खैर, उन्हीं के इस प्रोसेस की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो सबसे पहले इसे तो साइड में रख देता हूँ। मालूम चला कि वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ नुकसान हो गया तो मेरी नानी की बेटी मेरा फील्डिंग सेट कर देगी। इससे बढ़िया है कि पहले इसको साइड में रख देता हूँ। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज योर अमित भैया और तुम सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल सोशल मंत्रा पे। और बहुत लंबे टाइम से तुम लोगों का कमेंट आ रहा था कि एक हिस्ट्री का भी वन शॉट होना चाहिए। मैंने सोचा वन शॉट थोड़ी, स्टोन शॉट ले आता हूँ। हाँ, स्टोन शॉट मजा आने वाला है इस वाले में। मतलब पूरी जितने तरह के क्रिस्टल प्रॉब्लम है, सारे क्रिस्टल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये वीडियो है। और सबसे बड़ी बात है ना कि अभी तक सोशल साइंस का बुक नहीं आया क्लास 9th वालों का। अब जब क्लास 9th वालों का सोशल साइंस का अभी तक बुक नहीं आया है तो ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। और इसी से रिलेटेड, यानी क्लास 9 का भी सोशल साइंस का बुक नहीं आया है लेकिन एग्जाम आने वाला है तुम्हारा, इसी से रिलेटेड कुछ क्या आने वाले हैं। एक शायरी एकदम से दिमाग में फिट बैठता है। हाँ, एकदम शायरी जो तुम पर ही फिट बैठता है, क्लास 9th वालों पर ये एकदम से फिट बैठता है। तो इरशाद करना है तुम्हें कमेंट बॉक्स में। हाँ, इरशाद करना है कमेंट बॉक्स में। मैं ये शायरी बोलता हूँ कि आंखों में नमी और दिल में गम है। आंखों में नमी और दिल में गम है। क्या तुम्हारा भी सिलेबस ज्यादा और एग्जाम में दिन कम है? एकदम फिट बैठ रहा है ना। एकदम क्लास 9th वालों पर ये फिट बैठ रहा होगा एकदम से। हाँ, क्लास 9th वालों पे एकदम फिट बैठ रहा होगा ये। तो खैर, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। बिना देर किए हुए एकदम से बढ़िया तरह से शुरुआत करते हैं और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक तुम्हें बने रहना है, क्योंकि वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो रियलिटी बता रहा हूं एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और रियलिटी बता रहा हूं एक और चीज कि जिस तरह से तुम फिल्में देखते हो और फिल्मों को केवल रटने की कोशिश नहीं करते हो, बल्कि एक बार फिल्म देखते हो उसके बाद सारे पॉइंट्स तुम्हारे इस वाले खोपड़ी में हमेशा के लिए फिट हो जाते हैं, ठीक वैसा ही आज का ये लेक्चर होने वाला है। एकदम ऐसा होने वाला है कि तुम केवल पढ़ोगे और तुम्हें एकदम ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है रटने की। सारा चीज ऑटोमेटिक समझ में आने वाला है। हाँ, बस केवल लास्ट तक बने रहना है तुम्हें, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम थीम के बारे में जान लेते हैं कि हिस्ट्री का ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ऐसे तो ये बुक का जो है वो 4th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन हिस्ट्री का फर्स्ट है। थीम क्या है? तो थीम नंबर 4 का नाम है बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। क्या नाम है? बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। और चैप्टर का नाम है द अर्लीस्ट पीपल द स्टोन एज। द अर्लीस्ट पीपल द स्टोन एज। तो समझना है हमें इसके बारे में। अर्लीस्ट पीपल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अर्लीस्ट पीपल के बारे में पढ़ना है। और इसमें सबसे मेन टॉपिक कौन सा है? द स्टोन एज। कौन सा है? स्टोन एज। यानी हम स्टोन एज को पढ़ने वाले हैं, इस वाले स्टोन के बारे में। अब लगेगा एक ऐसा एज जिसका नाम ही स्टोन के नाम पर रख दिया गया है। क्यों रखा गया है बस तुम्हें समझ में आने वाला है। लेकिन जैसे कुछ लोग स्टोन एज के बारे में पहले से पढ़े होंगे, अब जब पढ़े होंगे तो उनको जैसे ये चैप्टर के बारे में या ये वाली लाइन तो उनको सुनाई दे रही होगी, तो उनको पता क्या लग रहा होगा कि मस्त जीवन था उनका, एकदम से बढ़िया सा जीवन था उनका, एकदम बढ़िया से झिंगा लाला हु करते करते पूरा लाइफ बिता रहे हैं। हमें तो बहुत सारा टेंशन है, सिलेबस खत्म करना है, एग्जाम का टेंशन है, और भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन इनका मस्त जीवन था, एकदम से मस्त झिंगा लाला हु करते करते, एकदम से कोई टेंशन नहीं है, झिंगा लाला हु करते करते इनका लाइफ अच्छे से बीत रहा होगा। तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ। तो आज उन्हीं के लाइफ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या उनका लाइफ सच में इतना ज्यादा बेटर था जिसे हम सोचते हैं नहीं मस्त हमारा भी होता है, एकदम से कुछ नहीं, एकदम ऐसे कपड़े पहने होते, मस्त झिंगा लाला हु करते करते रोज इधर निकलते जंगलों में और जंगलों में निकलकर किसी को मारते, खा जाते हैं और फिर एकदम बिंदास सोए रहते हैं। तो क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? तो ऐसा लगता है तो पूरे वीडियो के बने रहना, फिर तुम अच्छे से कंपेयर करना आज के लाइफ को और उनके लाइफ को, ठीक है। अब देखो, तुमने कहीं ना कहीं एक इवोल्यूशन वाले स्टोरी को पढ़ा होगा कि किस तरह से है, जो स्टार्टिंग में हम बंदर थे ऐसा कहा जाता है, और फिर उसके बाद लगातार इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन होने के बाद आज हम यहां तक पहुंचे हैं। लगातार ये जो एवोल्यूशन की प्रक्रिया थी वो हमें यहां तक लगातार चेंज करके यहां तक लाई। तो ये जो प्रोसेस था ये कहीं ना कहीं तुम समझा था, तुमने अच्छे से समझे भी होगे या सुने होगे, और ना भी समझे हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन क्यों लेगो भैया, जब हम यहां पर हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज हम इसी स्टेज में, जो सबसे पहला स्टेज है, उसी स्टेज को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हाँ, उसी स्टेज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक करते हो तो हमें एक थोड़ा सा अच्छा सा परफॉर्मेंस मिलता है, हमें भी लगता है कि नहीं हम बेटर कर रहे हैं।
तो थोड़ा सा नहीं, पूरा अच्छे से लाइक करना। और हाँ, अगर वीडियो पर अगर तुम नए हो, पहली बार अगर चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब देखो व्हाट वी विल लर्न, हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ने वाले हैं स्टोन एज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टोन एज के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक पीरियड। अब लगेगा ये कौन सा पीरियड है भाई, अभी तो समझ में आ रहा था, स्टोन एज तो ठीक से समझे नहीं, ये नया पीरियड। पहले ये सुन लो कि हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले तो ये सुन लो। हाँ, ये सुन लोगे तो इसके बाद मैं पढ़ाने ही वाला हूं। मैं तो अभी ये बता रहा हूं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। फर्स्ट स्टोन एज, सेकेंड पैलियोलिथिक पीरियड, थर्ड मेसोलिथिक पीरियड, एंड फोर्थ नियोलिथिक पीरियड, फिफ्थ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। किस तरह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, क्या स्टार्टिंग से ही जो हमारे एक तरह से एंसेस्टर्स थे, उन्हें एंसेस्टर्स ही बोलेंगे, तो जो अर्ली मैन थे, क्या वो शुरुआत से ही एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट थे, तो किस तरह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ उसे हम पढ़ेंगे। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, किस तरह से एनिमल्स को पालतू बनाया गया, तो हम ये पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और फिर पढ़ेंगे पॉटरी के बारे में, और फिर साथ ही साथ पढ़ेंगे हम इन्वेंशन ऑफ व्हील। हाँ, इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आज एकदम से बढ़िया बढ़िया तुम स्टेटस लगाते हो ना अलग अलग गाड़ियों की, ये लैम्बोर्गिनी, थार, और उसका एक अलग सा एकदम से क्रेज दिखाते हो, तो आज वो जहां तक पहुंचा है वह स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। अगर व्हील का इन्वेंशन ही नहीं हुआ होता तो शायद हम आज यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो हर चीज का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है आज की कंडीशन के लिए, हर ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये नहीं होता तो शायद आज हम नहीं होते। अब देखो इंट्रोडक्शन टू अर्ली मैन, थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं अर्ली मैन से कि ये कौन थे, इनके बारे में थोड़े सा एक तरह से इंट्रो ले लेते हैं। भाई ये अपना इंट्रो तो खुद आकर नहीं दे सकते हैं, तो इन्होंने मुझे भेजा है कि देखो क्लास 9th वालों को जाकर तुम इंट्रो दो अच्छे से, हाँ मेरे बारे में। हम थोड़ा टाइम ट्रेवल कर लेते हैं, तुम्हें भी टाइम ट्रेवल कराऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और हाँ, अपने बेड की पेटी बांध लेना, मुझे मालूम है। हाँ, आधे से ज्यादा, मैं कुर्सी की पेटी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग पता है बेड पर पढ़कर ये वीडियो देख रहे होंगे, हाँ उसी में से तुम हो। तो इंट्रोडक्शन टू अर्ली मैन, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाते हैं अर्ली मैन के बारे में। तो क्या इंट्रोड्यूस होना है थोड़ा उससे समझ लेते हैं। तो अर्ली मैन वाज अ हंटर गैदर। जो अर्ली मैन थे वो क्या थे, हंटर और गैदर थे। हंटर गैदर कहने का मतलब है शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, और साथ ही साथ गैदरिंग करते थे। गैदरिंग कहने का मतलब है जो फल फ्रूट्स ये सब जो भी थे उन सब चीजों को क्या करते थे, गैदरिंग करते थे, इकट्ठा करते थे। तो वो हंटर थे और गैदर थे। हु डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन नेचर फॉर सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से, यानी कंप्लीटली किस पर डिपेंडेंट थे, वो नेचर पर डिपेंडेंट थे। किस पर डिपेंडेंट थे, नेचर पे। क्या हम आज पूरी तरह से कंप्लीटली नेचर पे डिपेंडेंट है? नहीं, आज नहीं है। हाँ है नेचर पे डिपेंडेंट, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं है। लेकिन जो हमारे एंसेस्टर थे, जो अर्ली मैन थे, वो पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट थे, नेचर पर डिपेंडेंट थे। किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट है तुम्हें, ठीक। ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब वो जो होते थे एक प्लेस से अनदर प्लेस पर। अब तुम्हें लग रहा होगा कितना बढ़िया जीवन है भाई, सच में मजा आ रहा है भैया, इनका ही जीवन बढ़िया है। वो हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल करते रहते थे। हाँ, एक प्लेस से हमेशा दूसरे प्लेस पर वो क्या करते थे, मूव्ड होते थे, ट्रेवल करते रहते थे। क्यों ट्रेवल नहीं, मूव्ड ही बोलेंगे, उससे ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों, वो समझ में आएगा, ट्रेवल और उसमें फर्क होता है। तो क्यों आखिर एक जगह से वो दूसरी जगह मूव करते थे, इन सर्च ऑफ फूड। क्या तुम फूड के लिए होते हो इधर उधर घूमते रहते हो फूड के लिए? नहीं, इसके लिए नहीं। तुम तो मजा के लिए घूमते रहते हो, भाई आ जाएंगे आज यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे। उनके मजे नहीं थे, तुमको क्या लगता है कि मजे ही मजे थे? नहीं, इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। तो भाई घूम क्यों रहे हैं, कहीं एक जगह बैठ जाते, तुम्हें भी लग रहा होगा ना, समझ में आएगा। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम यही बताएंगे कि क्यों वो मूव करते थे। बस इतना समझ लो कि वो फूड, वाटर और शेल्टर के सर्च में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या होते थे, मूव्ड होते थे, ठीक है। और हाँ, नोट्स की चिंता नहीं करनी है, नोट्स मिलेगा, ये स्लाइड का नोट्स ऐसे ही टेलीग्राम पे भी डाल दिया जाएगा, उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हो सकता है तुम्हें अगर लगता है कि नहीं, साथ साथ कुछ अगर ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि एकदम से बढ़िया सा साथ में पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते नोट्स भी बना रहे हैं, तो ये सारा नोट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। ये तुम्हारे लिए टॉपिक का नाम है, फिर उसके बाद ये सारे की पॉइंट्स हैं, वैसे ही बनाते जाओ, एकदम परफेक्ट है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और एग्जाम के लिए तो टेंशन बिल्कुल मत लो, हाँ बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता भाई, इससे ज्यादा। भले ही तुम्हारे पास बुक नहीं है, टीचर पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे स्कूल में कैसा हो रहा है क्या हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं से भी क्वेश्चन लाए, इससे ज्यादा बाहर नहीं आने वाला है, यही आने वाला है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन क्यों लोगे? तो अर्ली ह्यूमंस हंटेड एनिमल्स। अर्ली ह्यूमंस जो थे वो किसको हंट करते थे, एक तरह से किसका शिकार करते थे, एनिमल्स का। काउट फिश, किसको पकड़ देते, मछलियों को पकड़ते थे। एंड कलेक्टेड फ्रूट्स, रूट्स एंड नट्स,
और क्या करते थे, जो फ्रूट्स होता था, नट्स होता था, रूट्स होते हैं, उसको क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। इस तरह से उनका एक तरह से लाइफ बढ़िया से एकदम से झिंगा लाला हु करते हुए चल रहा था। अब हु वेयर द अर्लीस्ट पीपल, इसको जो है एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में यहाँ बता रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर, वहां पर क्या कर रहा है, वो हंटिंग एकदम से पूरा एकदम माहौल बनाए हुए है कि किसी तरह से इसका क्या करना है, आज बढ़िया से एकदम से शिकार करना है। और ये क्या कर रही है, फूड गैदर कर रही है। ये क्या कर रही है, फूड गैदर कर रही है, यानी इकट्ठा कर रही है, रूट फ्रूट्स हो गया जो भी है उसको गैदर कर रही है। और ये क्या कर रहा है, इसीलिए काम में प्रॉब्लम होता है। इसका ध्यान देखो कहीं और, अब ध्यान कहीं और है तो प्रॉब्लम तो होने वाला है। शुरुआत से ही सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखे हैं। खैर देखो, अब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे, तुम्हें लग रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह मूव आखिर क्यों कर रहे हैं, ये दौड़ क्यों रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है। एक जगह से ये दूसरी जगह मूव करते थे, उसके पीछे कारण है। ऐसा नहीं कि मस्ती है, एकदम से बढ़िया से एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। कोई यहाँ पर रेस नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये नहीं चल रहा है कि रेस हो रहा है, दोनों एक दूसरे से रेस कर रहे हैं, हम जीतेंगे हम जीतेंगे, हाँ ऐसा नहीं है। तो क्यों एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते थे, उसका आंसर भी देख लेते हैं। वाई डिड अर्ली मैन कीप मूविंग, लगातार वो मूव करते रहते थे, क्यों करते रहते थे अर्ली मैन। अब इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि एक जगह पर जो फूड था वो अवेलेबल हमेशा नहीं रहता था। फूड अवेलेबल इन वन एरिया वुड इवेंचुअली गेट एग्जॉस्टेड, यानी एक जगह पर जो फूड था उनके लिए वो लगातार क्या हो रहा है, वो पूरी तरह से एक जगह पर क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाता था। क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। लगातार कंटिन्यूअस अगर उसका यूज करते रहेंगे तो वो उस जगह पर फूड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब एक जगह पर वह फूड खत्म हो जाएगा तो उनको फूड के लिए, इन सर्च ऑफ फूड, उनको एक जगह से दूसरी जगह क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, मूव करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आया, फूड अवेलेबल इन वन एरिया वुड इवेंचुअली गेट एग्जॉस्टेड, ठीक है। सेकंड पॉइंट, वाइल्ड एलिमेंट्स। अब बताओ उनका फूड क्या है, उनका फूड दो तरह का है। एक तो फ्रूट से जो मिल रहा है, अभी तक वो एग्रीकल्चर के बारे में उनका कोई कंसेप्ट नहीं है, उनका एआई अभी तक इतना नहीं आया है कि वो एग्रीकल्चर जाने, कुछ उनको समझ में नहीं आया इतना, अभी एकदम से बेसिक स्टेज में है। उनको बस जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए खाना है। कुछ लोग आज भी वैसे ही है, उनका लाइफ बस केवल खा से ले रहे हैं, केवल जिंदा रहे, उसके ज्यादा कुछ और दूसरा काम नहीं है। तो उनका लाइफ भी एकदम से वैसा ही था, जिंदा रहना है यानी खाना खाना है, और खाने के लिए क्या करना है, मार कर खाना है। तो अब नॉर्मली जो मिल रहा है एकदम से, फ्रूट्स मिल रहे हैं पड़े हुए हैं या रूट्स हैं जो भी बिखरे हुए हैं, उसको उठाकर एकदम से निपटा देना। तो अब मारना है भाई, एनिमल्स को शिकार तो करना है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि किसी का शिकार करने गए होंगे, मान लेते हिरन को या किसी का भी शिकार करने गए हैं, तो वहां पर कह रहा होगा भाई आजा बंदा, तू एकदम से बहुत देर से भूखा है, तू मुझे मार और मार के खा ले। ऐसा लग रहा होगा तुमको, ऐसा होने वाला है नहीं, वो भागेगा कि नहीं भागेगा। तो वाइल्ड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, और क्योंकि उनका फूड जो है, उनका जो फूड है वो वाइल्ड एनिमल्स है, ये जो भी एनिमल्स हैं वो मतलब जो भी एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो उनके लिए इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, और जो वाइल्ड एनिमल्स हो गए जो जंगलों में रहने वाले हैं, अब देखो ध्यान से, अब लगेगा क्यों ग्रास एंड वाटर, शेर तो ग्रास और वाटर के लिए थोड़ी मूव करता है भाई, ये इंसान इतना ज्यादा भी नहीं है कि शेर को क्या कर ले, शेर का जाकर शिकार करेगा। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, दुनिया में जितने भी रिलीजन है या जितने भी ये एक तरह से कल्चर के कंसेप्ट हैं, वो हमेशा एक चीज समझ के रखना है कि कमजोर लोगों की ही बलि दी जाती है। नॉर्मल सी बात है, दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी ये सारी चीजें कल्चर का कंसेप्ट है, वो सब चीजों में एक चीज कॉमन है कि हमेशा बलि या कुर्बानी कमजोर लोगों की ही दी जाती है, ताकतवर लोगों की नहीं दी जाती है। कभी दुनिया का कोई ऐसा कल्चर नहीं बना है जो ये बताए कि नहीं शेर की बलि दो, हमेशा बकरे की ही बलि दी जाती है, कुर्बानी उसी की दी जाती है। तो जो कमजोर होता है तो अपने आप को लगातार मजबूत बनाओ, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें भी क्या दे देगी, बलि बलि बलि। खैर, वाइल्ड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। तो किसके सर्च में, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो ग्रास और वाटर के सर्च में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करते हैं, मूव कर देते हैं। और जब ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करेंगे तो उसके पीछे पीछे ये बंदा भी तो भागेगा कि भाई हमको भी तो चाहिए वह फूड, तुम्ही को तो मारकर खाना है, तभी तो जिंदा रखना है, तभी तो आज जैसे जो लोग हैं आज जो हमारे बारे में पढ़ेंगे, तो इससे के लिए अर्ली ह्यूमंस फॉलोड एनिमल्स एंड सीजनल प्लांट्स टू ऑब्टेन फूड। और अर्ली ह्यूमंस जो थे वो किसको फॉलो करते थे, इन्हीं एनिमल्स को फॉलो करते थे, और साथ ही साथ सीजनल प्लांट्स टू ऑब्टेन फूड। क्या है, हर एरिया में समझना है, हर एरिया में जो होता है ध्यान से देना है, हर एरिया में जो होते हैं सीजनल फ्रूट्स होते हैं। मान लेते हैं इस सीजन में ये खत्म हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, उनको मूव करना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया में क्या हो चुका है, वो फ्रूट नहीं। क्या हर समय आम होता होगा, नहीं। क्या हर समय अगर हम देखें तो अमरूद होता है, नहीं होता है। अब हर समय नहीं होता है तो हर का एक सीजन होता है, हर फ्रूट्स का एक सीजन होता है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना ही पड़ेगा इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड। वाटर भी जो होता है वह समय पूरी तरह से साल भर नहीं होता है, पूरी ईयर नहीं होता है, पूरे 12 मंथ नहीं होते हैं। तो उनको इसके लिए, क्योंकि उनकी ये बेसिक नीड है, और जब बेसिक नीड है तो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ वाटर।
उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा। समझ में आया? कि अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा व्हाई डिड अर्ली मैन कीप मूविंग, आंसर लिख दोगे ना, फटाक से लिख लोगे भाई, टेंशन लेने वाली क्या बात है। और देखो और 2-3 पॉइंट्स दे देते हैं कि क्या नीड था उनका मूवमेंट का। तो नीड में और शायद क्या है, तो वाटर सोर्सेस वेयर नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर ऑफ एवरी रीजन। हर रीजन में पूरे साल तक अगर वाटर रिसोर्स नहीं रहता था, वाटर का जो सोर्स होता था वो पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होता था पूरे साल एकदम से हर रीजन में, तो ये भी समझने वाली बात है। डिफरेंट फ्रूट्स एंड प्लांट्स ग्रे ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, और हर तरह के जो फ्रूट्स हैं, हर तरह के जो प्लांट्स हैं वो हर सीजन में क्या होते थे, हर सीजन में कहीं ना कहीं वो ग्रे करते थे। ठीक है, ये एक तरह से रीजन हो गया। अर्ली ह्यूमंस ट्रेवल्ड कंटिन्यूअसली टू मीट देयर डेली नीड्स, और अपने डेली नीड्स को लिए लगातार उनको क्या करना पड़ता था, कंटिन्यूअस मूव करना पड़ता था। सोचो इतने सारे पॉइंट्स है, टोटल 6 पॉइंट्स हो गए। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इतना एनफ है, अगर इतने आ गए तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी ये बहुत तरह से एनफ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो आगे का पॉइंट क्या है। तो ये एक तरह से एक और चीज जो तुम्हें बताने वाला था, देखो एक चीज होता है शॉर्ट नोट्स, जिसको हम सिनॉक्स भी बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दिन बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो तुम एक लॉन्ग नोट्स तो बनाओगे, एक प्रॉपर नोट्स तो बनाओगे, लेकिन एक प्रॉपर नोट्स के साथ साथ तुम क्या करोगे कि जैसे मान लेते हैं कि 10-12 पन्नों में या जितने भी पन्ने में बने वो एक प्रॉपर नोट्स तुम्हारा बनकर तैयार हो गया। और हाँ, नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि किताब की सारी बातें यानी बुक्स की सारी बातें लिख दी गई, जो इंपॉर्टेंट है उसे ही लिखेंगे नोट्स में, लेकिन नोट्स के साथ साथ हम एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। मान लेते हैं कि 12 पन्नों का मेरा एक नोट्स बना, 12 पन्नों का क्या बना, एक नोट्स बना, तो उस 12 पन्नों को किस तरह से हमें एक पन्ने में ट्रांसफर करना है या 2 पन्नों में ट्रांसफर करना है, वो होता है शॉर्ट नोट्स। उसमें केवल इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखने होते हैं शॉर्ट टर्म में, ताकि देखने के बाद हमें पूरी चीजें समझ में आए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एकदम से शॉर्ट में 4 पॉइंट्स लिख दिए गए हैं। व्हाई डिड अर्ली ह्यूमंस मूव, क्यों मूव करते थे, तो पहला फूड स्कैरसिटी को लेकर, फूड स्कैरसिटी, सेकंड फॉलोइंग एनिमल्स, थर्ड सीजनल फ्रूट एंड प्लांट्स, एंड फोर्थ सर्च फॉर वाटर। खत्म हो गया। अब बताओ इससे क्या है ना कि इससे तुम्हें याद आएंगी जब तुम इसे देखोगे, जब एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम कम होगा, जब एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम कम होगा, और वैसे हालात में जब एग्जाम में टाइम कम है तो जितनी कम चीजें होंगी उतनी जल्दी तुम कवर कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। ठीक है, अगला है लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। इनका लाइफ कैसा था, क्या मस्त झिंगा लाला करते करते इनका जीवन बीत रहा था। तो इनके लाइफ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहली बात सेम वही चीज फिर से हम रिपीट करेंगे कि इनका लाइफ क्या था। इनके लाइफ में सिंपल सा एक ही कंसेप्ट है, अरे भाई, हंटिंग एंड गैदरिंग वेयर द मेन ऑक्यूपेशन। इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था। आज तुम्हारा ऑक्यूपेशन बदल रहा है, तुम्हारा एक तरह से अलग अलग ऑक्यूपेशन हो सकता है सब लोगों का। आज के जो ह्यूमंस हैं उनका ऑक्यूपेशन अलग अलग है, लेकिन इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग। सिंपल है, जिंदा रहना है भाई तो खाना खाना है, और खाना खाना है या तो हंटिंग करना पड़ेगा या तो गैदरिंग। सिंपल है, या तो हंटर बनना पड़ेगा या तो गैदरर बनना पड़ेगा। उनका एक सिंपल सा कंसेप्ट था। आज तुम्हारा एक अलग अलग ऑक्यूपेशन हो सकता है जिंदा रहने के लिए। फोन भी जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है आज के लिए, आज के हिसाब से समझे तो, लेकिन उस समय हंटिंग एंड गैदरिंग वेयर द मेन ऑक्यूपेशन। सेकंड, दे हैड नो परमानेंट हाउसेस। उनके पास कोई परमानेंट हाउस नहीं था, एकदम मस्त इधर आज यहां तो कल वहां फिर वहां, हमेशा बदलते रहता था। कोई परमानेंट हाउस नहीं है। परमानेंट हाउस होगा कैसे, ऐसा थोड़ी है कि आज यहाँ पर मिल रहा है कल भी यहीं पर सारे फूड मिलेंगे। हाँ, फूड का सप्लाई थोड़ी हो रहा है आज की तरह। तो उनका कोई परमानेंट हाउस नहीं था। दे स्लेप्ट केव्स एंड ऑन ट्रीज। वो कहाँ होते थे, दे स्लेप्ट इन केव्स एंड ऑन ट्रीज। वो पेड़ों के नीचे या केव्स में क्या हो जाते थे, एकदम से मस्त। जिंदा रहना है तो भाई खाने के साथ साथ सोना भी पड़ता है, बिना सोए थोड़ी रह सकते हैं। तो सोने के लिए वो किसका यूज करते थे, केव्स का यूज करते थे, और साथ ही साथ ट्रीज के नीचे वो एकदम से बिंदास होकर सो जाते थे। दे यूज सिंपल टूल्स मेड ऑफ वुड एंड स्टोन। और सिंपल टूल्स का यूज करते हैं, किसका, तो या तो वुड का बना होता था या तो स्टोन का बना होता था। एक सिंपल टूल्स वो यूज करते थे। समझ में आया। फिर देखो वही सेम चीज है, हमने शॉर्ट पॉइंट्स में यहां भी कवर कर दिया। लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, तो हंटेड एनिमल्स, गैदर फूड एंड फ्रूट्स, ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन नेचर। ये सारे पॉइंट्स हैं, एक तरह से तुम्हें याद दिलाएंगे कि हाँ क्या क्या हमने पढ़ा। फिर उसके बाद इनके पास क्या क्या स्किल्स हैं। जैसे आज तुम्हारे पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं, बहुत सारे। तुम इंस्टा पे उसे प्रेजेंट करते हो, सोशल मीडिया पर अपने अच्छे तरह से प्रेजेंट, कोई ड्राइंग बढ़िया करता होगा, कोई बढ़िया तरह से जिसके पास आर्ट होगा, कोई बढ़िया खेलता होगा। तो बहुत सारी तुम्हारे पास स्किल्स हैं आज के ह्यूमंस के पास बहुत सारे स्किल्स हैं। उनके पास क्या क्या स्किल्स था उनको भी तो समझ लेते हैं कि आज से जो हमारे एंसेस्टर्स थे जो लाखों साल पहले थे उनके पास क्या क्या स्किल्स थे। तो स्किल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन, तो अर्ली ह्यूमन नीडेड हंटिंग स्किल्स। तो अर्ली ह्यूमंस को क्या स्किल्स चाहिए भाई, जिंदा रहने के लिए वो किस पर डिपेंडेंट है, एक तरह से उनको क्या बनना पड़ रहा है, हंटर और गैदरर बनना पड़ रहा है। तो उनके स्किल्स भी उसी में होंगे। तो अर्ली ह्यूमंस नीडेड हंटिंग स्किल्स टू कैच वाइल्ड एनिमल्स। उनके पास क्या स्किल्स था, उनके पास हंटिंग स्किल्स था। कौन सा स्किल था, हंटिंग स्किल। और ये हंटिंग स्किल किस में काम आता था,
टू कैच वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर थे उनको कैच करने में, उनको पकड़ने में। समझ में आ रहा है? दे रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ प्लांट, सीजनल एंड एनिमल्स बिहेवियर। धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में, क्योंकि वो उनके साथ इंटरेक्ट हो रहे थे, तो एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में समझ में आ रहा है। सीजन के बारे में वो समझ रहे थे कि हाँ अच्छा ये वाला टाइम आ गया। ये ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं एक दिन, ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ है कि वो सीजन के बारे में समझना स्टार्ट हो गया, प्लांट्स के बारे में समझना स्टार्ट हो गया, उनकी नॉलेज बढ़ने लगी क्योंकि वो उससे इंटरेक्ट होते थे अपने डेली लाइफ में। अल्टरनेट्स एंड क्विक डिसीजन, अब उनको क्विक डिसीजन लेना पड़ता था। उनको क्या लेना पड़ता था? क्विक डिसीजन मेकिंग हेल्प देम टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट कंडीशन। और कंडीशन बहुत खराब थी भाई। तुमको क्या लग रहा था मजा थे? कंडीशन बहुत खराब थी। मालूम चला वह शिकार पर गए किसी का शिकार करने, और शेर ने उनका ही शिकार कर दिया। लो हो गए, लो हो गया काम। वो गए थे तो शिकार के लिए, अपना पेट भरने के लिए, और किसी और का पेट भर के आ गया। तो ये भी प्रॉब्लम था। तो बहुत ही कंडीशन जो था वह डिफिकल्ट था। इस डिफिकल्ट कंडीशन में बहुत जल्दी उनको क्या लेना पड़ता? क्विक डिसीजन लेना पड़ता। कौन सा डिसीजन? तो ये लगातार ग्रेजुअली उनके अंदर ये डेवलपमेंट हो रहा था कि किस तरह से क्विक डिसीजन लिया जाए। नहीं तो मालूम चला कि क्विक डिसीजन नहीं ले पाए तो जो शेर आएगा वो उनका क्विक पूरी तरह से कीमा बना देगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम था, डिफिकल्ट कंडीशन थे, और इस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करके आज उन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। नहीं तो आज हम यहां नहीं होते। देखो बिगिनिंग ऑफ टूल्स मेकिंग, हाँ बिगिनिंग ऑफ टूल, जो टूल्स बनते थे उसका किस तरह से स्टार्ट हुआ उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो अर्ली ह्यूमंस फर्स्ट यूज स्टिक्स। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो सबसे पहले किसका यूज करते थे? फर्स्टली यूज करते थे स्टिक्स का, जो लकड़ियां होती थी उसका यूज कर लेते थे। एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट सिंपल टूल्स, और नेचुरल ऑब्जेक्ट सिंपल सा यूज कर लेते, कोई भी जो मिला एकदम से स्टिक्स का यूज करके उसका यूज कर लेते थे। दिस टूल्स हेल्प देम डिग रूट्स एंड कलेक्ट फूड। और ये स्टिक किसमें यूज करते थे? तो डिग करने के लिए। किसको डिग करने के लिए? रूट्स को निकालने के लिए, और साथ ही साथ कलेक्ट फूड, फूड को कलेक्ट करने के लिए एक तरह से हेल्प होता था। लेटर दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स फ्रॉम स्टोन। और इसके बाद पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग में वो स्टिक का यूज करते थे, लकड़ियों का यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने किसका यूज करना स्टार्ट कर दिया? उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, किससे बनाना स्टार्ट कर दिया? स्टोन का। स्टोन का। अब समझ में आएगा कि क्यों स्टोन इज नाम पड़ा। फिर उन्होंने किसका यूज करना स्टार्ट कर दिया? स्टोन का। विच बिगेन द स्टोन एज, और इसी से स्टार्ट होता है कौन सा एज? स्टोन एज। कौन सा एज स्टार्ट होता है? स्टोन एज। जब एक पूरा एक ऐसा पीरियड जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा उनकी डिपेंडेंसी बनी रही वह स्टोन पे बनी रही, इसलिए इस एज का क्या नाम दिया हमने? स्टोन एज नाम दिया। इस पीरियड को क्या नाम दिया गया? स्टोन एज का नाम दिया गया। तो ये जो थे पूरी तरह से देखो किस तरह से स्टोन से क्या बनाते थे? स्टोन से क्या बनाते थे? वो एक तरह से कोई भी इक्विपमेंट्स या कोई भी टूल्स होता है वह स्टोन से कैसे ये बनाते थे। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें समझनी है तुम्हें। अब उसके बाद देखो द स्टोन एज, थोड़ा सा अब स्टोन एज में हम एंट्री कर रहे हैं। मेन टॉपिक क्या है? वहां तक तो केवल एक तरह से हमारा प्राइमरी था। द स्टोन एज इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो स्टोन एज है वो सबसे अर्लीस्ट एक तरह से पीरियड है। मतलब जब तुम ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ोगे तो ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे पहला वाला पीरियड है वो कौन सा है? अर्लीस्ट पीरियड। कौन सा है? अर्लीस्ट पीरियड स्टोन एज है। सबसे अर्लीस्ट पीरियड कौन सा है? स्टोन एज का है ह्यूमन हिस्ट्री में। समझ में आ रहा है? इट इज नेम्ड आफ्टर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ स्टोन टूल्स। और ये क्या है? इसी की वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा यूज हुआ किसका? स्टोन टूल्स का यूज हुआ, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज हुआ, इसी की वजह से इसका नाम क्या दे दिया गया? इसी की वजह से इसका नाम दे दिया गया है, क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया स्टोन एज। क्या नाम दिया गया? स्टोन एज इसका नाम दिया गया है। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता था स्टोन टूल्स का, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? स्टोन एज। आज के बाद तुमसे कोई पूछेगा कि क्यों इसका नाम स्टोन एज दिया गया है, ठीक है, तो तुम बताओगे वाइड स्प्रेड यूज ऑफ स्टोन टूल्स। इट इज नेम्ड आफ्टर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ स्टोन टूल्स। क्यों इसका नाम पड़ा स्टोन एज? समझ में आया? फिर द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पीरियड। जो स्टोन एज है वो 3 मेजर पीरियड में क्या है? डिवाइड है। 3 मेजर पीरियड में डिवाइड है, हम उससे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहां समझा कि क्या है स्टोन एज। तो सबसे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे क्या है? सबसे अर्लीस्ट पीरियड है ह्यूमन हिस्ट्री का। फिर हमने पढ़ा इसका नाम क्यों पड़ा स्टोन एज? क्योंकि वाइड स्प्रेड यूज होता था स्टोन टूल्स का। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये जो स्टोन एज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हाँ, हर चीज बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ समझना है। एकदम वीडियो के लास्ट तक तुम्हें बना रहना है। वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो एक बेनिफिट होने वाला है कि इस चैप्टर को तुम किसी को बैठाकर भी पढ़ा सकते हो। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। और देखो एक बात बता रहा हूं, तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं फिर भी जीवन उनका बढ़िया था। आज कुछ लोग अपने जीवन से पूरी तरह से, अपने लाइफ से बहुत ज्यादा बोर हो गए होंगे। तो एक बात और, क्लास 9 में कैसे बोर हो रहे हो तुम? क्लास 9 में तो बोरिंग होने वाला हमको नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं चल भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एकदम से अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मान लेते हैं कि तुम थोड़े से बोर हो भी जा रहे हो क्लास 9 में, और तुम अपने लाइफ से बहुत ज्यादा क्या हो गए? परेशान हो गए हो। तो तुमको लगता है इनका लाइफ बहुत ज्यादा बढ़िया है, ऐसा ही लाइफ हम जीना चाहते हैं। तो तुम लोगों के लिए जो सोचते हैं कि नहीं मुझे ऐसा ही लाइफ जीना है, एकदम से बढ़िया सा बिंदास सा लाइफ जीना है,
और ऐसा ही ज्यादा मस्त है, आज वाला लाइफ मस्त नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक बढ़िया सा शायरी है। हाँ, उन लोगों के लिए एक बढ़िया सा शायरी है, एकदम ध्यान से सुनना है तुम लोग, एकदम ध्यान से सुनना है। शायरी क्या है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भाड़ में जाए लोग चार। ध्यान से सुनना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भाड़ में जाए लोग चार, लाइफ नहीं मिलेगी बार बार, तो जस्ट अलाइव इट अपनी मर्जी यार, अपनी मर्जी अनुसार। सिंपल है, फिर से सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना है, अगर नहीं समझ में आया फिर से सुनना है, तुम्हारे लिए एकदम से बढ़िया सा शायरी है, इरशाद करना कमेंट बॉक्स में। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भाड़ में जाए लोग चार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भाड़ में जाए लोग चार, लाइफ नहीं मिलेगी बार बार, तो जस्ट अलाइव इट अपनी मर्जी अनुसार। एकदम से बढ़िया सा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपनी मर्जी अनुसार जियो, क्योंकि लाइफ ये दोबारा मिलने वाली नहीं है, इन लोगों को लाइफ वापस दोबारा थोड़ी मिलने वाली है, एक बार जो लाइफ मिल गई भाई। ये जो अलग अलग कंसेप्ट है, ये पुनर्जन्म, ये सब चीजों, वो बात की बात है, अलग चीज है, होगा नहीं होगा किसी ने देखा नहीं है, इसलिए जो लाइफ मिला एकदम बढ़िया सा बिंदास झिंगा लाला करते करते एकदम से जियो। और झिंगा लाला करने का मतलब ये नहीं है कल से मालूम चला जानवरों के खाल पहनकर निकल ली एकदम से, थोड़ा सोसाइटी का ख्याल रखना। देखो, तो हम पढ़ेंगे पीरियड्स ऑफ द स्टोन एज। स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, 3 पीरियड में। ध्यान से सुनना है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पहली बात तुमको ये कंफ्यूज होगा कैसे याद करें, पहली बात लिथिक हर चीज में है, कॉमन क्या है लिथिक, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, लिथिक का मतलब क्या होता है स्टोन, यानी हर चीज किससे जुड़ा हुआ है, स्टोन से जुड़ा हुआ है। तो पहला है पैलियोलिथिक, सेकंड है मेसोलिथिक एंड थर्ड है नियोलिथिक। समझा दूं कैसे, एकदम याद करवा दूं। हाँ देखो, पैलियो का मतलब होता है पुराना, पी से पैलियो और पी से पुराना, तो पैलियो का मतलब ये होता है ओल्ड, पैलियो का मतलब क्या होता है ओल्ड, तो यानी ओल्ड स्टोन एज, क्या नाम इसका पड़ा, ओल्ड स्टोन एज, यानी ये जो था पैलियोलिथिक, जो सबसे पहले होगा वो सबसे पुराना होगा, ओल्ड स्टेज में जो सबसे पहले होगा वो सबसे पुराना होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पैलियोलिथिक पीरियड। फिर ये क्या है, फिर ये मेजो का मतलब होता है मिडिल, मेजो का मतलब क्या होता है मिडिल, तो ये मिडिल में है, इन दोनों के मिडिल में है, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मेसो। तो मेसोलिथिक पीरियड, क्योंकि ये मिडल में है। और नियोलिथिक का मतलब है नया, नियो का मतलब क्या होता है न्यू, नियो का मतलब क्या होता है न्यू, तो नियो का मतलब नियो का मतलब न्यू होता है, इसलिए नया वाला स्टोन है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, नियोलिथिक पीरियड। तो पुराने वाले को पैलियोलिथिक, बीच वाले को मेसोलिथिक और नए वाले को नियोलिथिक, तीनों याद हो जाना चाहिए। तो पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, ये 3 स्टेजेस हैं किसके पीरियड्स हैं, स्टोन एज के हैं। तो ईच पीरियड सोन ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स इन ह्यूमन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी, और हर पीरियड ये दिखाता है कि किस तरह से ग्रेजुअली ह्यूमंस के लाइफ और टेक्नोलॉजी में किस तरह से इंप्रूवमेंट हुआ, ये हमें बताता है। साथ ही साथ ये बताता है कि ह्यूमन सोसाइटी बिकम मोर एडवांस विथ ईच स्टेज, और हर स्टेज में जो ह्यूमन सोसाइटी थी वो पहले से ज्यादा क्या हो रही थी, एडवांस हो रही थी। एंड देन द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड लाइफ स्टाइल चेंज ओवर टाइम, और टाइम के अनुसार जो टूल्स का डेवलपमेंट है, लाइफ स्टाइल है, वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी पहले से थोड़ा सा क्या हो रहा है, हर एज में थोड़ा एडवांस हो रहा है। ये नहीं है कि पहले से और ज्यादा नुकसान होता जा रहा है, हर एज में हर पीरियड में पहले से क्या हो रहा है। क्यों ये डिवीजन किया गया है, इसलिए डिवीजन किया गया है क्योंकि चेंज आ रहे थे। किसमें चेंज आ रहा था, तो टूल्स में चेंज आ रहे थे। किसमें चेंज आ रहा था, तो उनके लाइफ स्टाइल में चेंज आ रहे थे, इसलिए इतना सारा डिवीजन किया गया है। तो ये है टाइम। अब थोड़ा देख लेते हैं टाइमलाइन, क्या टाइमलाइन है। हमने पढ़ तो लिया कि हाँ ये डिवीजन जो था वो 3 पीरियड्स में था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। लेकिन ये जो टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि उनके बीच में टाइमलाइन क्या था। कहां से स्टार्ट होता है पैलियोलिथिक, कहां खत्म होता है, फिर कहां से स्टार्ट होता है मेसोलिथिक, कहां पर खत्म होता है, और फिर कहां से स्टार्ट होता है नियोलिथिक और वो कहां खत्म होता है। तो टाइमलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। हिस्ट्री पढ़ रहे हो और टाइमलाइन नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम होने वाली बात है। हाँ, हिस्ट्री पढ़ना, टाइमलाइन बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। टाइमलाइन नहीं जानोगे तो दिक्कत हो जाएगा बाबू, इसलिए टाइमलाइन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने हो गए लगभग समझ लो, लगभग आधे घंटे होने वाले हैं। आधे घंटे में तुमने आधा लगभग कंसेप्ट, आधा तो नहीं लेकिन हाँ 30-40% कंसेप्ट को पढ़ लिया है, बस थोड़ा ही कंसेप्ट बचा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो पैलियोलिथिक में थोड़ा ध्यान से समझना है कि पैलियोलिथिक को क्या बोला, ओल्ड स्टोन एज, इसको बोला गया मिडिल स्टोन एज, पहले ही बता दिया, और इसको न्यू स्टोन एज, ये तो पहले से सिंपल सा कंसेप्ट हमने समझा दिया था। अब देखो जो पैलियोलिथिक होता है, और एक चीज और, जो एक जहां पर खत्म होगा दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है, एक जहां खत्म होगा दूसरा वहीं पर स्टार्ट होगा। तो पैलियोलिथिक जो एज है वो कहां से स्टार्ट होता है, तो 2 मिलियन ईयर से, सोचो आज से 2 मिलियन ईयर एगो पहले पैलियोलिथिक स्टार्ट होता है, वहां से हिस्ट्री है हमारी, जो ह्यूमन हिस्ट्री है वहां से स्टार्ट होती है। सोचो इतने पहले से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, और ग्रेजुअली हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है आज हमें जाकर यहां तक पहुंचा पाया है कि मैं देखो आज यहां पर तुम्हें एक तरह से क्लास ले रहा हूं और तुम वहां से एकदम से फोन पर बैठकर पढ़ रहे हो, इतना डेवलपमेंट हुआ है। और इन फ्यूचर इससे कहीं ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है।
लगातार ये ग्रेजुअली डेवलपमेंट होते आ रहा है। तो 2 मिलियन ईयर्स एगो से पैलियोलिथिक एज स्टार्ट होता है, याद रखना है दिमाग में, कब से? 2 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। उसके बाद ये खत्म कब होता है? तो आज से 10,000 बीसीई। अब इतना तो कंफर्म है कि तुम बीसीई, सीई, एडी, बीसीए सारे कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में अच्छे से फिट होंगे, क्योंकि ये एकदम से बेसिक है, इतना अभी समझाया नहीं जा सकता है, क्लास 9 में ये बहुत बेसिक होता है, तो इतना तो तुम्हारे पास नॉलेज होगा। तो 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 10,000 बीसी, पूरे हिस्ट्री में सबसे बड़ा अगर कोई पीरियड है, पूरे हिस्ट्री में अगर सबसे बड़ा कोई पीरियड है तो वह है पैलियोलिथिक का। और अगर हम एक तरह से पूरी तरह से मान लें एक टॉपिक को लेकर, तो स्टोन एज का सबसे बड़ा पीरियड है पूरे हिस्ट्री में। इतना बड़ा पीरियड किसी भी टॉपिक को लेकर नहीं रहा है स्टोन एज का। और स्टोन एज में भी सबसे ज्यादा किसका है? पैलियोलिथिक। सोचो 2 मिलियन ईयर एगो से लेकर 10,000 बीसीई तक है, इतना बड़ा पीरियड है पैलियोलिथिक का। और 10,000 बीसीई में क्या हुआ कि कुछ चेंज होना स्टार्ट हुआ। तो ये चेंज जब होना स्टार्ट हुआ तो एक हम नया एक तरह से कर दिए, और उसका नाम क्या दिया गया? मेसोलिथिक। और ये कब से कब तक? तो 10,000 बीसीई से लेकर 8,000 बीसीई तक। और जब ये 8,000 बीसीई तक है तो ये यहाँ पर मेसोलिथिक खत्म होता है और यहीं से स्टार्ट होता है नियोलिथिक, और ये कब तक जाता है? 4,000 बीसीई तक। यानी हमारा दिमाग होना चाहिए कि स्टोन एज कहां से कहां तक है। तो स्टोन एज की एक तरह से स्टार्ट होता है 2 मिलियन ईयर एगो से लेकर कहां तक? 4,000 बीसीई से। लेकिन हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए पैलियोलिथिक 2 मिलियन ईयर एगो से लेकर 10,000 बीसीई, और मेसोलिथिक 10,000 बीसीई से लेकर 8,000 बीसीई, और नियोलिथिक 8,000 बीसीई से लेकर 4,000 बीसीई। एकदम से कुछ चीजों का एकदम से देखो, कोशिश करना है कि तुम्हारे पास कॉपी होना चाहिए और कॉपी में प्रॉपर लिखते जाओ। क्योंकि जब देखो एक सिंपल बात बताता हूँ कि जब तुम सुन रहे हो, देख रहे हो और साथ में लिख रहे हो, तो तुम्हारा ये वाला खोपड़ी बहुत अच्छे से काम करने वाला है। और एक बार केवल इस चैप्टर को पढ़ना, बस एक बार केवल पढ़ लेना है भाई, कहता रहा हूँ, एक बार पढ़ ले, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ने की नीड ही नहीं है। एक बार पढ़ दो बस, एनफ है। एनसीईआरटी आए या पता नहीं कब लाएगी, कुछ पता नहीं है, सीबीएसई केवल सिलेबस चेंज किया, बहुत अच्छा चेंज किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिलेबस बहुत अच्छा बनाकर भेजिए, बहुत अच्छा आ रहा है, पढ़ने में भी मजा आएगा और पढ़ाने में भी मजा आ रहा है। लेकिन बुक देना चाहिए था, पता नहीं बुक कब देने वाली है, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेने वाली। बुक का टेंशन क्यों लेना है? हम है तो खैर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब तक हम है तब तक बुक का टेंशन नहीं लेना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है। और तुम्हारे स्कूल में कहीं से भी क्वेश्चन आए, बिंदास रहो, इससे ज्यादा कुछ दूसरा नहीं आने वाला है, एकदम बिंदास रहो। ये पढ़ के जाना, उसके बाद लाइव तुम्हारा झिंगा लाला होने वाला है। अब देखो टाइमलाइन ऑफ स्टोन एज, ये पूरा एकदम से हमने तुम्हें बता दिया कि किस तरह से ये पैलियोलिथिक का टाइमलाइन है, मेसोलिथिक का टाइमलाइन है और नियोलिथिक का टाइमलाइन है। द स्टोन एज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। हमने बता दिया कि सबसे ज्यादा जो पीरियड है, सबसे लंबा पीरियड है, वो किसका है? ह्यूमन हिस्ट्री में स्टोन एज का है। इस पीरियड इंट्रोड्यूस न्यू डेवलपमेंट्स इन ह्यूमन लाइफ। और हर पीरियड क्या इंट्रोड्यूस करता है? एक नया डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस करता है ह्यूमन के लाइफ में। और ह्यूमन सोसाइटी ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। और ह्यूमन जो एक तरह से सोसाइटी थी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली किसकी तरफ डेवलप हो रही थी? किसकी तरफ मूव कर रही थी? सिविलाइजेशन की तरफ। किसकी तरफ? सिविलाइजेशन। अब तुम्हें लगेगा सिविलाइजेशन कहने का मतलब क्या है? आज जैसे है, आज हम क्या है? आज हम सिविलाइज हैं। लेकिन जो अर्ली मैन थे, जो पैलियोलिथिक में, जो मेसोलिथिक में था, क्या वो सिविलाइज थे? नहीं, वो सिविलाइज नहीं थे। कुछ रहना सहना नहीं है, एकदम से जो मिला उसको मारकर खा लेना है, एकदम से बिंदास, जहां आज यहाँ तो कल वहां घूमते फिरते रह रहे थे। तो जानवरों की तरह बिहेव करते थे, किसकी तरह? लाइक एनिमल्स की तरह वो बिहेव करते थे। लेकिन आज हम क्या है? आज हम पूरी तरह से सिविलाइज हैं। आज हम क्या है? आज सिविलाइज हैं। क्या सारे एनिमल सिविलाइज नहीं? इस पूरे अर्थ में, और मान कर चलो कि जब तक कुछ पता नहीं है हमें, तब तक पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा सिविलाइज अगर कोई है तो वह है ह्यूमन। सबसे पावरफुल पूरे अर्थ पे, तो सबसे पावरफुल हम ही, हमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। तुम्हें लगेगा अरे भाई ऐसा नहीं है भैया, शेर हमसे ज्यादा पावरफुल है, कभी आपके सामने आ जाओ पता चले। हाँ, मानते हैं शेर हमसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन इस वाले खोपड़ी के मामले में शेर से ज्यादा पावरफुल कौन है? इस पूरे, कह तो रहा हूं, इस पूरे अर्थ पर सबसे अगर ज्यादा कोई अगर पावरफुल है तो वो कौन है? वो केवल और केवल ह्यूमन है, ज्यादा कोई नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैलियोलिथिक पर, थोड़ा स्पीड में चलेंगे ताकि हर चीजें समझ में आए और प्रॉपर समय पर ये खत्म भी हो जाए। पैलियोलिथिक पर आते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड। तो पैलियोलिथिक पीरियड इज आल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इट बिगेन अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो एंड लास्टेड टिल अबाउट 10,000 बीसी। यानी ये जो था वो 2 मिलियन ईयर एगो पर स्टार्ट होता है और कहां खत्म होता है? अबाउट 10,000 बीसी पर खत्म होता है। ये पहले ही प्रॉपर बता दिया। दिस वाज द अर्लीस्ट फेज ऑफ स्टोन एज। और ये सबसे अर्लीस्ट फेज किसका है? स्टोन एज का है। सबसे अर्लीस्ट फेज है किसका? स्टोन एज का। फिर उसके बाद लाइफ ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड, यानी लाइफ कैसा था? लाइफ इन द पैलियोलिथिक पीरियड, यानी जो उस समय ह्यूमंस थे उनका पैलियोलिथिक पीरियड में किस तरह का लाइफ था, उसको हम थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो उनका जो लाइफ था उसको थोड़ा समझ लेते हैं। पीपल सर्वाइव्ड मेनली बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फूड। ज्यादातर इस वाले फेज में, अब तुम्हें लगेगा एक ही चीज रिपीट हो रही है, हाँ रिपीट नहीं हो रहा है, तुम्हें सब ये ग्रेजुअली समझना है। ये अकॉर्डिंग टू एक तरह से सिलेबस है, एनसीईआरटी जो नया सिलेबस लाई है उसी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है। तो पीपल सर्वाइव्ड मेनली बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फूड।
एक तरह से जो मतलब उन समय जो पीपल थे वह कैसे सरवाइव कर रहे थे पीपल, तो पीपल सरवाइव कर रहे थे ज्यादातर उनका जो एक तरह से था वो हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फूड, इस तरह से वो सरवाइव कर रहे थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन यही था। दे मूव्ड कंटिन्यूअसली इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, और लगातार कंटिन्यूअस वो क्या कर रहे थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर रहे थे, किसके सर्च में, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। परमानेंट सेटलमेंट्स डिड नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड में कोई उनका परमानेंट शेल्टर नहीं था, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। आज यहां तो कल वहां, कल वहां तो कल परसों वहां, एकदम से बदलते रहता था इनका। तो बस इसी तरह से उनका जीवन बीत रहा है। हाँ, इसी तरह से एकदम से बढ़िया सा, एकदम बीच बीच में हो जाता था मस्ती इन लोगों का करते रहते थे एकदम से बढ़िया सा, तो इसी तरह से उनका जीवन बीत रहा था। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा अरे ये पिक तो कहीं देखे देखे लग रहा है, तो कहाँ ये देख रहे हो, कहाँ देखे हो, याद है? तो ये सलमान पाजी, ये अक्षय पाजी, दोनों। खैर बढ़िया उनका जीवन बीत रहा था। अब थोड़ा समझ लेते हैं उनके फूड एंड क्लोथिंग के बारे में, क्या खाते थे और उनका क्लोथिंग का स्टाइल क्या था, क्या लाइफ स्टाइल था। तो आज तो तुम्हारा अलग है, एकदम से बढ़िया है, अलग अलग तरह के डिजाइन है क्लोथिंग के, लेकिन उनका क्या था उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो अर्ली ह्यूमंस एट वट एवर फूड वाज अवेलेबल इन नेचर, सिंपल है। तुम आज इतना सारा एकदम से नया नया डिमांड करते हो, नहीं ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, इतने सारे बहुत सारी चीजें आती हैं तुम्हारे पास, एकदम से डिमांड जो मिलता है उसमें नहीं नहीं इससे ज्यादा बढ़िया, ये तुम खाते नहीं है, ये तो मुझे पसंद ही नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये अलग साइड में। तो आज तुम्हारी डिमांड्स बहुत ज्यादा है, चॉइस बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके पास क्या था, उनके पास कोई चॉइस नहीं था, उनके पास सिंपल एक ही चॉइस था, केवल क्या, अर्ली ह्यूमंस एट व्हाटएवर फूड वाज अवेलेबल इन नेचर, जो नेचर में अवेलेबल है उसे खाना है, क्योंकि जिंदा रहना है भाई तो खाना है। क्यों, आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है तो हमारा चॉइस बढ़ गए, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो इनके पास कोई नहीं था। ऑप्शन ही तो चॉइस क्रिएट करते हैं, इनके पास ऑप्शन नहीं था, इकोनॉमिक्स में पढ़ाए हम कि ऑप्शन ही चॉइस को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, भाई जिंदा रहना है खाना है, जो मिलेगा वही खाना है, ये नहीं एकदम से मस्त है, एकदम मेनू मिला हुआ है, देख भाई नेचर इनको मेनू दे रहा है, आज क्या खाना है बेटे, चल बोल, अच्छा ये खाना है मैं भेज रहा हूँ, ऐसा नहीं होने वाला था। तो ये समझने वाली बात है। तो ऑल ह्यूमंस एट व्हाटएवर फूड वाज अवेलेबल इन नेचर, जो नेचर में अवेलेबल था उसे ही ये निपटा रहे थे। एनिमल स्किन्स एंड लिप्स वेर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम कोल्ड वेदर, ये कोल्ड वेदर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार एक तरह से पत्तियों का यूज करते थे, लिप्स का यूज करते थे, और साथ ही साथ एनिमल स्किन का यूज करते थे, इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो कोल्ड वेदर था एकदम से, जो ठंड के समय आता था एकदम से, क्योंकि ये वाला जो पीरियड था वो पूरी तरह से इसको बोला ही जाता है कोल्ड एज। कौन सा एज बोला जाता है, कोल्ड एज। क्यों बोला जाता है उसको भी हम समझाएंगे। फूड गैदरिंग वाज इसेंशियल फॉर अ डेली सर्वाइवल, और इनका फूड गैदरिंग करना बहुत ज्यादा इसेंशियल था इनके डेली एक तरह से सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहना है एक दिन भी तो फूड गैदरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर दिन तो इतना आसान नहीं है एकदम से बढ़िया से कि किसी का शिकार करना बहुत आसान नहीं था, कि नहीं भाई कोई आता आराम से ले भाई ले मुझे मार तू खा ले, क्योंकि कल तुम्हें इन जैसे इंसानों के लिए क्या बनाना है, आज के लिए तुम अगर तू जिंदा नहीं रहेगा तो कल को ये इंसान कैसे आएंगे, तो ये इंसान का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए तू खा ले, ऐसा नहीं था, बहुत मेहनत करना पड़ता था। सोचो इस क्रिटिकल कंडीशन में वो अपने आप को कैसे सरवाइव करके यहां तक पहुंचाए। शेल्टर ऑफ ऑल ह्यूमंस, उनका शेल्टर क्या था उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये ऑल ह्यूमंस का, ऑल ह्यूमंस डिड नॉट हैव परमानेंट हाउस, उनके पास कोई परमानेंट हाउस नहीं था। दे ऑफ्टन लिव इन केव्स एंड टेम्पररी शेल्टर्स, कोई टेम्पररी शेल्टर्स था और ज्यादातर वो कहां रहते थे, केव्स यानी गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। ट्रीज आर एंड केव्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स एंड वेदर, और जो ट्रीज होता था और साथ ही साथ केव्स होता था वो उनको क्या प्रोवाइड करता था, वो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था फ्रॉम एनिमल्स एंड वेदर, वेदर से एक तरह से बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वेदर होता था, चाहे अगर हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो, तो उस वेदर से उनको क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था। साथ ही साथ एनिमल से भी, जैसे मान लेते हैं शेर हो गया, चीता हो गया, इन सारे एनिमल से भी उनको क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था, लायन हो गए, लेपर्ड हो गए, इन सबसे। ठीक है, अब देखो ये इतना बड़ा पीरियड है, पैलियोलिथिक पीरियड इतना बड़ा है कि इसको भी, इसके लिए भी क्या करना पड़ रहा है, 3 डिवीजन करना पड़ा, इसको भी, इसके भी सब डिवीजन होने वाले हैं। तो सब डिवीजन ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले, एकदम बहुत ही आसान से याद हो जाएगा। पहला लोअर है, फिर सेकंड मिडिल है, एंड थर्ड अपर है। लोअर मिडिल अपर, सबसे पहले लोअर है, फिर मिडिल है, फिर अपर है। तो पैलियोलिथिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, लोअर मिडिल अपर। समझ में आ रहा है, लोअर मिडिल और अपर, टेंशन लेने वाली बात नहीं, एकदम बिंदास होकर पढ़ना है, लोअर मिडिल और अपर। तो सबसे पहली बात, द पैलियोलिथिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, 3 स्टेज में क्या है, डिवाइडेड है। ईच स्टेज विटनेस इंप्रूवमेंट्स ऑफ टूल्स एंड लाइफस्टाइल, क्यों डिवीजन किया गया, इसलिए डिवीजन किया गया है क्योंकि हर पीरियड में लाइफस्टाइल में चेंज हो रहा था। जब तक कुछ चेंज नहीं होगा तब तक हम क्यों डिवीजन करेंगे, समझना है। हमने पहले प्रॉपर डिवीजन किया, लेकिन कुछ छोटे छोटे डिवीजन, छोटे छोटे चेंज इस वाले पीरियड में भी देखेंगे, इसलिए इसका सब डिवीजन किया गया। तो कुछ उनके लाइफस्टाइल में, टूल्स में एक तरह से क्या देखा गया, एक तरह से देखा गया कि कुछ चेंज हो रहा है, इसलिए इसको भी 3 पार्ट्स में सब डिवीजन किया गया। ह्यूमन स्किल्स ग्रेजुअली बिकम मोर एडवांस, और लगातार ह्यूमन का जो स्किल्स था वो लगातार एडवांस होते जा रहा था, लगातार क्या हो रहा था, एडवांस होते जा रहा था।
तो सब डिवीजन ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड, किस तरह से क्या सब डिवीजन है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। द पैलियोलिथिक पीरियड इज द डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो 3 स्टेजेस में क्या है, डिवाइड है। ईच स्टेज विटनेस इंप्रूवमेंट्स एंड टूल एंड लाइफस्टाइल, यानी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट क्या हो रहा था, टूल्स में हो रहा था और लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट हो रहा था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ह्यूमन स्किल ग्रेजुअली बिकम मोर एडवांस, और लगातार इनका जो स्किल था वो क्या होता जा रहा था, एडवांस होते जा रहा था। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, अब हम थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहला सोचो, स्टोन एज में सबसे पहला था पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का भी जो डिवीजन किया गया उसमें भी सबसे पहला सब डिवीजन जो है, सबसे पहला पीरियड है, सबसे पहला स्टेज है, वो कौन सा है, लोअर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का सोचो, हम इतने बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, डिवीजन का भी सब डिवीजन पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, इससे ज्यादा एनसीईआरटी नहीं जाएगी। जब एनसीईआरटी के बुक आएगा तो इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। भले वो केवल एक तरह से सिलेबस दिया है, लेकिन उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इससे ज्यादा वो जा ही नहीं सकता है। तो मच ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विथ थिक शीट्स ऑफ आइस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में पूरी तरह से जो अर्थ था वो पूरी तरह से किससे कवर्ड था, आइस से। बढ़िया से एकदम से मतलब एकदम बढ़िया, एकदम मजा ही मजा था। इन लोग मनाली वाली फीलिंग ले रहे थे एकदम से, मनाली और कश्मीर वाली फीलिंग ले रहे थे एकदम से। जो हमारे लोअर पैलियोलिथिक जो पीपल थे वो एकदम बढ़िया वाला मनाली और कश्मीर वाला एकदम फीलिंग ले रहे थे। तो इस समय लेकिन ऐसा नहीं था कि मनाली और कश्मीर वाला फीलिंग, एकदम पूरी तरह से ऐसे हालात थे कि उनके पास कोई क्लोथ्स नहीं थे, बचने के लिए कुछ उपाय नहीं था। सोचो किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे होंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये वाला जो एज था, एकदम से मोटे मोटे चादर बैठे थे, थिक शीट्स ऑफ आइस ड्यूरिंग दिस पीरियड। द क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड हार्श, यानी यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो क्लाइमेट था एकदम एकदम मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड था, एक्सट्रीमली कोल्ड, पूरी तरह से बहुत ज्यादा ठंड था। स्टोन हैंड एक्सेस वेयर कॉमनली यूज्ड एज अ टूल्स, यानी टूल्स के तौर पर ज्यादातर क्या यूज किया जाता था, एक तरह से हैंड एक्स यूज किया जाता था। इसको हस्तकरघा भी बोलते हैं, हाथ में लेकर इसका यूज करते थे, क्योंकि मारना तो है ना। बताओ स्टोन इस क्यों ना पड़ा, क्योंकि टूल्स कौन सा यूज कर रहे हैं, स्टोन का। किसके लिए, मारने के लिए। हर चीज में स्टोन का यूज होता था, मैंने पहले ही बताया। अब देखो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड क्यों, क्या होता है मिडिल पैलियोलिथिक। तो पीपल बिगिन यूजिंग स्कैपर्स एंड बोर्स। पहले क्या यूज करते थे, सिंपल उसका नाम क्या था, याद रखना है कि लोअर पैलियोलिथिक के लोग जो थे वो क्या यूज करते थे, वो यूज करते थे हैंड एक्स। कौन सा टूल यूज करते थे, हैंड एक्स। कौन सा यूज करते थे, हैंड एक्स। यहां पर क्या है कि जो मिडिल पैलियोलिथिक जो पीपल हैं वो क्या यूज कर रहे थे, पीपल बिगिन यूजिंग स्कैपर्स, सॉरी स्क्रैपर्स एंड बोर्स, स्क्रैपर्स एंड बोर्स। यानी इनके टूल्स का नाम क्या है, इनका टूल्स का आज वो नाम नहीं रखे थे, उन लोगों ने नाम नहीं रखा था स्क्रैपर्स एंड बोर्स और हैंड एक्स, हम लोगों ने नाम दिया है। तो वह यूज क्या करते थे, स्क्रैपर्स यूज करते थे, बोर्स यूज करते थे। और ये किससे बना होता था, स्टोन फ्लैक्स से। इन स्टोन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे उन्हीं से ये बना होता था, स्क्रैपर्स और बोर्स। टूल्स बिकम मोर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, और टूल्स को बहुत ही अच्छे तरह से स्पेशलाइज किया गया था। क्यों, डिफरेंट पर्पस को लेकर। बहुत सारे पर्पस थे इसके, बहुत सारे पर्पस। काटना, किस तरह से अगर कहा जाए एक तरह मतलब जो भी मांस होगा उसको किस तरह से काटा जाएगा, किस तरह से उसको खाल को उड़ाया जाएगा, और जो कपड़े के लिए छाल पहले किस तरह से छाल को उतारा जाएगा, ये बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता था स्टोन का टूल्स। सिंपल नीडेड वेयर यूज्ड फॉर स्टिचिंग एनिमल स्किन, और किस तरह से एनिमल स्किन को निकाला जाएगा, स्टिच किया जाएगा, उसके लिए भी ये काम आता था। अपर पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, द क्लाइमेट बिकम्स स्लाइटली वार्मर देन बिफोर। पहले से थोड़ा धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो क्लाइमेट था वो थोड़ा थोड़ा वार्म हो रहा था। यानी पहले बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, क्लाइमेट धीरे धीरे वार्म हो रहा था, यानी कंडीशन थोड़ी सी बेटर हो रही थी पहले से। ह्यूमन डेवलप्ड बेटर हंटिंग टेक्निक्स, और लगातार इनकी जो टेक्निक्स थी, जो हंटिंग की टेक्निक्स थी वो लगातार क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था। फ्लिंट ब्लेड्स एंड प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स वेयर वाइडली यूज, और ज्यादातर क्या यूज होने लगा, अब एक ऐसे फ्लिंट ब्लेड्स यानी उसके जो नुकीले ब्लेड्स यूज होना स्टार्ट हो गए, जो पहले से ज्यादा घातक होते थे। सोचो इनका जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा इस वाले खोपड़ी का, तब तक वो कैसे बना रहे हैं कि पहले से ज्यादा नुकीला होना चाहिए। स्टार्टिंग में वो जो भी उनको स्टोन मिल रहा था उसी का यूज कर रहे थे वो टूल्स के तौर पर, एक तरह से हथियार के तौर पर। लेकिन धीरे धीरे उनको ये लगने लगा कि नहीं, आगे का जो पोर्शन होना चाहिए वो थोड़ा सा श्रिंक होना चाहिए, थोड़ा नुकीला होना चाहिए, ताकि अच्छे से क्या कर पाए, किसी के अंदर डाल पाए। हाँ, एकदम किसी जानवर के अंदर डाल दे, मालूम चला कि उसका एकदम से पूरा एक ही बार में वो निपट जाए। तो फ्लिंट ब्लेड्स एंड प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स वेयर वाइडली यूज, और ज्यादातर ऐसे यूज किए जाते थे फ्लिंट ब्लेड्स और प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स। ठीक है, अब इसका बता दें कि जो जो यूजेस है पैलियोलिथिक पीपल जो थे, पैलियोलिथिक पीपल वो कौन कौन से टूल्स का यूज कैसे करते थे उनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो स्टोन टूल्स वेयर यूज्ड फॉर हंटिंग एंड एनिमल्स, किस लिए यूज करते थे, एक बार दिमाग में बनाकर रखना है कि हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स के लिए वो यूज होता था। दे हेल्प इन कटिंग, शेपिंग एंड डिगिंग मटेरियल्स, यानी डिग करने के लिए, शेपिंग एक तरह से शेपिंग करने के लिए और कटिंग करने के लिए किसमें होता था, स्टोन टूल्स जो होते थे वो हेल्प करते थे। दिस टूल्स प्रोवाइड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड बेस्ट, जो जंगली जानवर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, जितने भी जंगली जानवर हैं उन सबसे प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था ये स्टोन टूल्स।
तो ये इतने सारे काम में आते थे और इनका यूज ये सब चीजों के लिए होता था। अब आते हैं हम कौन से मेसोलिथिक में। ध्यान से देखो, हमने पढ़ा था ना स्टोन एज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। फिर हमने पैलियोलिथिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। अब अपर पैलियोलिथिक के बाद क्या आएगा, मेसोलिथिक। कौन सा आएगा, मेसोलिथिक, क्योंकि ये पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक ही आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो अब कौन सा है, मेसोलिथिक है। द मेसोलिथिक पीरियड इज आल्सो नोन एज द मिडिल स्टोन एज। जो मेसोलिथिक है वो आल्सो किस नाम से जाना जाता है, मतलब सॉरी क्या बोल रहे हैं भाई, द मेसोलिथिक पीरियड इज आल्सो नोन एज मिडिल स्टोन एज। किस नाम से जाना जाता है ये, मिडिल स्टोन एज के नाम से। इट एग्जिस्टेड बिटवीन द पैलियोलिथिक पीरियड एंड द नियोलिथिक पीरियड। और ये किसके किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, तो पैलियोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड के बारे में बीच में क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम अबाउट 10,000 BCE टू 8,000 BCE। और ये जो था, पहले देखो, पहले वाला क्या था, 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 10,000 BCE तक पैलियोलिथिक एग्जिस्ट करता था। लेकिन ये कहां से, मैंने बताया था कि जहां एक खत्म होगा दूसरा वहीं से क्या होगा, स्टार्ट होने वाला है। तो 10,000 BCE से ये स्टार्ट होगा क्योंकि वो खत्म हुआ था, और ये कहां तक गया, 8,000 BCE तक गया था। ठीक है ना। और देखो अब ये क्लास जो होने वाली है सुबह हो रही है, सुबह, जैसा कि कल ही बता दिया गया था कि ये क्लास सुबह होने वाली है। अब जब ये क्लास सुबह होने वाली है, सुबह ही अपलोड होने वाली है, सुबह, तो कुछ लोग शायद हो सकता है कि इस समय बहुत नींद आ रहा है भाई, हाँ कुछ लोगों को ही आएगा, क्योंकि ज़्यादातर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए एक सिंपल सी है, एक लाइन उनके लिए भी है जो एकदम से, उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से रात में बहुत देर तक जागते हैं। हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई रात में जागने का कोई खास वजह नहीं है, जो जाग रहे हैं उनका शायद हो सकता है कि कुछ खास वजह होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई खास वजह नहीं है। उनके लिए एक बहुत अच्छा लाइन है, क्या लाइन था, क्या लाइन था, उनके लिए बहुत अच्छा लाइन था एक, सुनना है ध्यान से, बहुत अच्छे से। ना कोई लफड़ा, ध्यान से सुनना है ये लाइन, ना कोई लफड़ा ना कोई फाइट, ना कोई लफड़ा ना कोई फाइट, 9 बजे डिनर और 10 बजे गुड नाइट। सिंपल, हाँ सिंपल था यही। कुछ लोगों का एकदम से बेसिक यही पढ़ रहा होगा, एकदम ऐसे ही एकदम से बिंदास, कि ना कोई उनका लफड़ा है ना कोई किसी से फाइट है, 9 बजे एकदम बढ़िया सा बिंदास सा डिनर हो जाता है और 10 बजे गुड नाइट, खत्म। तो 10 बजे गुड नाइट होगा तो सुबह जल्दी जागेंगे, और जिनका गुड नाइट ही गुड मॉर्निंग के समय हो रहा होगा उनके लिए तो प्रॉब्लम है। खैर, तो मेसोलिथिक पीरियड के बारे में हमने ये पॉइंट सारे पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद इनका कैसा लाइफ था इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो मेसोलिथिक पीपल जो थे, जो मेसोलिथिक पीपल हैं, ये कंटिन्यूड हंटिंग एंड फिशिंग एंड गैदरिंग फूड, लगातार कंटिन्यूअस चल रहा था। मतलब क्या चेंज हुआ जिसके वजह से, अब तो ये लग रहा होगा ये तो कॉमन बात है, जब कॉमन बात है तो इसको क्यों चेंज किया गया, क्यों एक नया पीरियड का नाम दिया गया। देखो ये पीरियड काफी छोटा है, छोटा क्यों है, क्योंकि ये ट्रांजिशन वाला पीरियड है, समझ में आएगा। ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में ट्रांजिशन का पीरियड है। अब ट्रांजिशन का पीरियड कैसे है वो बनेगा, तो मेसोलिथिक पीपल जो थे वो लगातार कंटिन्यू कर रहे थे किसको, हंटिंग फिशिंग एंड गैदरिंग, वो अभी भी चला आ रहा है। लेकिन इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, तो दे आल्सो बिगन एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू वेज टू ऑब्टेनिंग फूड। वो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे नया तरीका, एक नया वे ढूंढ रहे थे, किसके लिए, ऑब्टेनिंग फूड, फूड को ऑब्टेन करने के लिए एक नया रास्ता ढूंढ रहे थे, और वो इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहे थे। कैसे, यानी अब आने वाली कौन सी, अब वो हंटर से बनने वाले धीरे धीरे फार्मर। इन्हें अब कंसेप्ट थोड़ी थोड़ी बहुत ही, लेकिन फार्मिंग का कंसेप्ट धीरे धीरे उनको समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे आएगा वो। तो वो ऑब्टेन कर रहे थे फूड के नए तरीकों को, किस तरह से फूड को नए तरीकों को यूज कर सके। ह्यूमन लाइफ बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस वाले पीरियड में बताया ना, पहले से कुछ चेंज है तभी एक नया पीरियड का नाम दिया गया है। तो पहले से जो ह्यूमन सोसाइटी थी, ह्यूमन लाइफ था, और पहले से ज्यादा क्या हो रहा था, पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रहा था। पहले से क्या ज्यादा क्या हो रहा था, ऑर्गेनाइज हो रहा था इस पीरियड में। यानी इस पीरियड में पहले से जो ह्यूमन का लाइफ था वो ज्यादा ही क्या हो रहा था, ऑर्गेनाइज हो रहा था। इसलिए हमने क्या किया, चेंज किया। समझ में आ रहा है ना, पहले से ज्यादा क्या हो रहा था, ऑर्गेनाइज होते जा रहा था। यानी जो मेसोलिथिक टूल्स हैं उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो मेसोलिथिक टूल्स जो है, यानी मेसोलिथिक पीपल मेड टूल्स फ्रॉम बोन्स, एंटलर्स एंड वुड। यानी इस वाले पीरियड में वो बोन्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया, एंटलर्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया, और वुड का यूज करना स्टार्ट कर दिया। इस वाले पीरियड में मेसोलिथिक टूल्स ये सब थे। लेटर दे डेवलप्ड स्मॉल स्टोन टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ। और इस वाले में पता क्या है, पहले जो उनको नॉर्मली मिलता था बड़े बड़े स्टोन के टूल्स का यूज करते थे, लेकिन इस वाले पीरियड में क्या होने लगा, वो स्टोन के छोटे छोटे टूल्स यूज करना स्टार्ट कर दिए। सोचो उनका ये साइज घट गया। अब लगेगा साइज घटा तो ये डेवलपमेंट थोड़ी हुआ, बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ। पहले जो कंप्यूटर था वो पूरे एक रूम में पूरा एकदम से फिट होता था, पूरे एक रूम में इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर आता था। लेकिन आज वही टेक्नोलॉजी एक छोटे से कंप्यूटर, एक लैपटॉप में आ चुकी है। बताओ डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ।
डेवलपमेंट हुआ ना। पहले टेलीफोन कितना बड़ा हुआ करता था, अब एक छोटा सा फोन आ जाता है और उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। बताओ डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो छोटा होना कोई ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, छोटा होना ही डेवलपमेंट है। किसी भी चीज को तुम और ज्यादा छोटा कर रहे हो, इसका मतलब वो डेवलप हो रही है, उससे ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो क्या है ना कि पहले जो बड़े बड़े स्टोन जिसमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम आता था, अब क्या करने लगे, जो ये जो स्टोन सॉरी वो डेवलप करने लगे कैसा, स्मॉल स्टोन टूल्स। और इसे ही क्या बोला गया, माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब, लिथ का मतलब क्या है, लिथ का मतलब हमने पहले बता दिया स्टोन, और माइक्रो का मतलब स्मॉल, माइक्रो का मतलब स्मॉल, ठीक है ना। दिस टूल्स वेयर शार्पर एंड मोर इफिशिएंट देन अर्लियर टूल्स। और ये पहले ये जो टूल्स थे वो ज्यादा शार्पर थे, और शार्पर के साथ साथ ज्यादा इफिशिएंट थे। किसकी तुलना में, किसके कंपैरिजन में? ये पहले वाले जितने भी टूल्स थे, अर्लियर टूल्स थे, उनके कंपैरिजन में ये ज्यादा शार्पर थे और ज्यादा क्या थे, इफिशिएंट थे। समझ में आ रहा है? तो पहले से क्या हो रहा है, लगातार ग्रेजुअली इनका इंप्रूवमेंट हो रहा है। ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो माइक्रोलिथ के बारे में हो सकता है कि क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन कहता रहा हूं, बस ये केवल ये पूरा चैप्टर तुम्हें देखना है, पूरा वीडियो देख कर जाना है। उसके बाद एक भी चैप्टर, एक भी पॉइंट छूट जाए, एक भी क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्वेश्चन छूटने वाली बात नहीं है। और हाँ, एक और बात, कुछ थोड़ा कमेंट बाजी भी कर लो यार, बहुत देर से एकदम ऐसे ही बैठे हो, 40-45 मिनट हो गया है, तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ थोड़ा कमेंट पर भी आ जाते हैं। कमेंट क्या करना है, चलो कम से कम तुम ये बताओ तुम कहाँ से हो। चलो लिखो फटाक से, फटाक से लिखो, कहाँ से हो तुम, इंडिया के कौन से स्टेट से हो, और कौन से स्टेट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट भी लिख देना, ताकि मुझे भी तो मालूम चले कि आखिर मेरी वीडियो कौन से कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, मुझे भी तो मालूम चले। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और साथ ही साथ देखो अपनी फैमिली को, ये केवल, अगर केवल ये मेरा फैमिली नहीं, इस फैमिली में अब तुम भी हो। जितने सब्सक्राइब लोग हैं वो सारे मेरे फैमिली है, और जितने व्यूवर्स भी हैं वो भी मेरे फैमिली हैं। और अपने फैमिली को बढ़ाने का, ये जो हमारी जो एक छोटी सी फैमिली है, जो हमने स्टार्ट किया, मुश्किल से भी महीना भर हुआ है, ये जो स्टार्ट हुआ है, ये केवल और केवल इसका ग्रोथ अप होगा तो केवल मेरे वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे वजह से। तो लोगों तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी वो तुम्हारी है, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो लोगों के पास शेयर भी करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ताकि एक बढ़िया सा हम क्या कर पाए, और ये ऑर्गेनाइज तरीके से और भी इसको बेटर तरीके से प्रेजेंट तुम्हारे सामने कर पाए। ऐसे भी बेटर तरीके से ही प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। हम माइक्रोलिथ पे आता है। तो माइक्रोलिथ वेयर स्मॉल पॉलिश स्टोन टूल्स यूज बाय मेसोलिथिक पीपल। एक चीज तो है, लगातार ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, तो कुछ लोग, उस समय भी लोग होंगे जो लगातार ये डेवलपमेंट में अपना एक रोल प्ले कर रहे होंगे। तो जैसे आज का टाइम क्या है, आज है कि आज इंप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। अरे इस वाले पीरियड में तो ऐसा ही हो जाता है, इस वाले फेज में क्लास 9 आते आते। तो नॉर्मल सी बात है कि आज इंप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। उस समय भी लोग क्या करते होंगे, इंप्रेस करते होंगे, क्या करके, भाई आज मैंने एक बड़े से जानवर का शिकार किया, सामने वाली इंप्रेस हो जाएगी या इंप्रेस हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि उस समय इंप्रेस करने के तरीके उस समय के हिसाब से, आज का इंप्रेस करने का तरीका अलग है। आज बहुत सारे हैं, कुछ लोग पता नहीं, समझ में नहीं आता, फोन पे ही इंप्रेस हो जाते हैं, स्मार्टफोन को लेकर, बात अलग है, वो सब चीज खैर छोड़ो। तो उस समय भी इंप्रेस करने के तरीके अलग थे। कोई मान लो कि कोई आया और एक बढ़िया सा शिकार करके, एक बड़े से शिकार को ले आया मारकर, जिसको मारना इम्पॉसिबल सा था, उसका शिकार करके ले आया, हो गया भाई इंप्रेस, कि भाई बहुत बंदा ताकतवर है, एकदम से बंदा सॉलिड है, या बंदी सॉलिड है, दोनों। माइक्रोलिथ्स, तो माइक्रोलिथ वेयर स्मॉल पॉलिश्ड। माइक्रोलिथ जो थे वो एकदम से स्मॉल पॉलिश टूल्स थे, स्मॉल थे। इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी कवर कर लेना है। यूज बाय मेसोलिथिक पीपल, जो मेसोलिथिक पीपल थे उनके उनके द्वारा क्या यूज किया जाता था, एकदम से ऐसे स्मॉल पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज किया जाता था। और इसे ही क्या बोला जाता था, इसे ही बोला जाता था माइक्रोलिथ। इसे ही क्या बोला गया, माइक्रोलिथ। दे वेर यूज शार्प एंड पॉइंटेड इन शेप, और जो ये यूज करते थे वो शार्प था और पॉइंटेड इन शेप था। शेप कैसा था, पॉइंटेड था, एकदम से पॉइंट था, आगे जो था एकदम पॉइंट था, देखो ध्यान से, और छोटे छोटे भी हैं और पॉइंट भी हैं। दिस टूल्स इंप्रूवमेंट हंटिंग एंड डेली एक्टिविटीज, और ये क्या हुआ, इससे इसके वजह से इंप्रूवमेंट हुआ, उनका इंप्रूव हुआ, हंटिंग स्किल्स यूज इंप्रूव हुआ, और साथ ही साथ उनके डेली एक्टिविटीज में बहुत सारे ऐसे वर्क थे, वो भी लगातार क्या हो रहे थे, वो सारे इंप्रूव हो रहे थे। ट्रांजिशन टुवर्ड्स फार्मिंग, और ये क्या था, पहले ही बताया मैंने कि ये क्या है, ये एक ऐसा फेज है जो ट्रांजिशन का फेज है। कैसा फेज है, ट्रांजिशन का। किसके किसके बीच में, तो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में ट्रांजिशन का फेज है। समझ में नहीं आया, जैसे दो लोगों के बीच में, कभी ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना ये बात, कभी कभी कुछ ऐसे तुम्हारे दोस्त होंगे जो दो लोगों के बीच में, कुछ ऐसे लोग होंगे जो दो लोगों के बीच का काम करते होंगे, तुम्हारे और उसके बीच का। तो जो दो लोगों के बीच का काम करते हैं वो ट्रांजिशन का काम कर रहे हैं, उसके बीच में क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन का। तो सेम वही है, यानी एक फेज से दूसरे फेज में आने के लिए, एक फेज से दूसरे फेज में आने के लिए बीच में जो ट्रांजिशन वाला फेज होता है उसे बोला जाता है, ये है वैसा ही ट्रांजिशन फेज है। जैसे मान लेते हैं कि तुम अब, जैसे कुछ लोग होंगे जो बाइक चलाना सीख गए होंगे,
कुछ लोग बाइक चलाना सीख गए होंगे, तो वो बाइक चलाने से पहले सबसे पहले क्या सीखेंगे, साइकिल चलाना, साइकिल को बैलेंस करना, यानी टू व्हीलर को पहले बैलेंस करना सीखेंगे, पहले साइकिल को। और जो बैलेंस करना और बाइक पर आना, साइकिल से बाइक पर जाना और इसके बीच का जो फेज है वही कहलाता है ट्रांजिशन का फेज। कौन सा फेज कहलाता है, ट्रांजिशन का फेज। तो ये ट्रांजिशन टुवर्ड्स फार्मिंग, कैसे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ, देखो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मेसोलिथिक, यानी मेसोलिथिक के एकदम से एंड में, मेसोलिथिक पीरियड के एंड में, पीपल बिगिन ग्रोइंग फूड, पीपल जो होते थे वो क्या करते थे, ग्रोइंग फूड एक तरह से स्टार्ट करना देख लिए थे वो, कैसे, देखो, दे एक्सपेरिमेंटेड विथ सीड्स, वो किसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सीड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एंड प्लांटिंग देम इन द ग्राउंड, और वो क्या कर रहे थे, ग्राउंड में उसको प्लांटिंग कर रहे थे, यानी सीड्स को डाल रहे थे। दिस डेवलपमेंट प्रिपेयर्ड द वे ऑफ एग्रीकल्चर, और यही डेवलपमेंट किसको प्रिपेयर्ड कर रहा था, एग्रीकल्चर का, यानी एग्रीकल्चर का रास्ता कौन प्रिपेयर्ड कर रहा था, यही वाला रास्ता एग्रीकल्चर को प्रिपेयर्ड कर रहा था। कैसे, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे इसके बारे में, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नियोलिथिक में हम फार्मिंग के बारे में ही समझेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मेसोलिथिक जो साइट्स हैं कुछ इंडिया में, उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, कि कुछ मेसोलिथिक साइट्स हैं इंडिया में, उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी इंडिया में कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं दोस्तों, जो हिस्टोरियन है वह किस तरह से कितना हेल्प करते हैं, हमें बता रहे हैं कि देखो ऐसी थोड़ी इनके बारे में मालूम चला कि बस स्क्रैपर्स यूज करते थे, हैंडेक्स यूज करते थे, कैसे मालूम चला इंसानों को, कैसे आज मालूम चला हमें, हम क्यों एक तरह से रीड कर रहे हैं, क्या हमने ये बताया, नहीं भाई, मेरा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, मैं तो केवल जो हिस्टोरियन ने और जो किताब में जो सिलेबस ने जो चीजें हैं उसको केवल तुम्हारे सामने बता रहा हूँ, और कोई काम नहीं है मेरा। मेरा इतना बड़ा नहीं कि मैंने जाकर ढूंढा है कि भाई ये स्क्रैपर्स यहाँ पर मिला है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं, ये हिस्टोरियन करते हैं। तो हिस्टोरियन ने कितना ज़्यादा हेल्प किया है ताकि हम अपने एंसेस्टर के बारे में, जो आज से लाखों साल पहले क्या थे, क्या कैसे उनका लाइफस्टाइल चल रहा था, कैसे मालूम चला, तो हिस्टोरियन कैसे पता करते हैं। तो कुछ ऐसे इंडिया में साइट्स हैं, मेसोलिथिक साइट्स, जहां पर अच्छे से डिस्कवरी हुई है, जिसके डिस्कवरी के बाद वहां पर अच्छे से एनालिसिस किया गया और उसके बाद ये मालूम चला कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। तो इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट हैव बीन डिस्कवर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कवर्ड हुआ है किसका, इंडिया के मेसोलिथिक साइट्स में, यानी इंपॉर्टेंट कुछ मेसोलिथिक साइट्स हैं। दिस साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ड्यूरिंग द मिडिल स्टोन एज, और मिडिल स्टोन एज के कुछ एक तरह से एविडेंस है हमारे पास, क्या है, एविडेंस है। तो इस साइट्स जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं, दे हेल्प हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज, और कहीं ना कहीं जो अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज है उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हिस्टोरियन हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडिया में, उसे भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स को थोड़ा देख लेते हैं हम कि क्या क्या है, थोड़ा सा उसको भी कवर कर लेते हैं। तो भीमबेटका एंड आदमगढ़, भीमबेटका एंड आदमगढ़ आर इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स। जो भीमबेटका है और आदमगढ़ है ये एक इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स है। क्या है, इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स है इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है, ध्यान देना है, याद करना है, बहुत ज्यादा ऑप्शन वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो भीमबेटका है और आदमगढ़ है, भीमबेटका और आदमगढ़, ये दोनों कहां पर है, तो मेसोलिथिक साइट्स हैं दोनों, और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। दो चीजें याद रखनी है, पहली चीज की भीमबेटका एंड आदमगढ़, बीए कोर्स होता है, बैचलर इन आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो ये भीमबेटका बी से और ए से आदमगढ़, और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश, एमपी में है। और ये कौन सा साइट है, मेसोलिथिक साइट्स है, भीमबेटका और आदमगढ़। दो तीन बार बोलोगे दिमाग में, खोपड़ी में हमेशा के लिए बैठ जाने वाला है। भीमबेटका और आदमगढ़ एक इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट से, कहां पर, मध्य प्रदेश में है। बागोर एंड तिलवाड़ा, बीटी या नहीं याद हो रहा है तो टीबी याद रख लेना, टीबी, तिलवाड़ा एंड बागोर। तो बागोर एंड तिलवाड़ा आर सिग्निफिकेंट मेसोलिथिक साइट्स इन राजस्थान। ये दोनों कहां पर है, ये दोनों राजस्थान में है। ये दोनों कहां थे, ये मध्य प्रदेश में थे। कौन कौन, तो भीमबेटका और आदमगढ़ मेसोलिथिक साइट्स जो थे वो मध्य प्रदेश में थे। और ये दोनों जो मेसोलिथिक साइट्स हैं बागोर एंड तिलवाड़ा, वो कहां पर है, राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में। फिर एक लंघनाज, ये कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स है और कहां पर है, गुजरात में ही। यानी जितने भी हैं, तो तुम अगर इंडिया वाला, तुम अगर मेरे से इंडिया मैप पढ़ोगे कि किस तरह से इंडिया के ब्लैंक मैप को अच्छे तरीके से एकदम से पहचानना है कि कहां पर कौन सा स्टेट है, तो तुम्हें मालूम चल गया होगा कि सारा ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। जितने भी ये साइट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ हैं। बताओ, गुजरात, राजस्थान और क्या है, मध्य प्रदेश इस साइड में है, ठीक है ना, एक मिडिल में भी है, ठीक है। तो उस वाली साइड एक खास एरिया में है। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़ एक मेसोलिथिक साइट्स है। बागोर एंड तिलवाड़ा कहां पर है, राजस्थान में है। और लंघनास कहां पर है, गुजरात में है, ठीक है ना, याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा अब हम जो इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स हैं उनको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। जैसे बागोर के बारे में, बागोर के बारे में थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं क्या क्या है। तो बागोर इज लोकेटेड इन भीलवाड़ा। बागोर जो है वो कहां लोकेटेड है, तो बागोर जो है वो लोकेटेड है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भीलवाड़ा।
हम ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो बागोर जो है वह कहां पर है, तो बागोर लोकेटेड है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि बागोर कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया। और ये वन ऑफ द पूछा जाएगा कि कोई एक ऐसा मेसोलिथिक साइट्स के नाम बताओ जो डॉक्यूमेंटेड है, बेस्ट डॉक्यूमेंटेड है, तो बागोर इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया, ठीक है ना। इसके बाद एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैज बीन फाउंड हियर। यहाँ पर क्या मिला है कि यहाँ पर किस तरह, यहाँ पर कुछ ऐसे एक तरह से एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर जो मेसोलिथिक पीपल थे वो मेसोलिथिक पीपल एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे, यानी पालतू बनाए थे, यानी यहाँ पर डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट था। समझ में आ रहा है? तो क्या एविडेंस मिला यहाँ पर, तो एविडेंस मिला डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का। फिर एक लंगनाज, कौन सा है लंगनाज, बताओ लंगनाज कहाँ पर है, लंगनाज कहाँ पर है, तो लंगनाज है सिचुएटेड इन पहली बात डिस्ट्रिक्ट के नाम भी पढ़ लेंगे क्योंकि हम स्टेट के नाम तो पहले पढ़ लेंगे, कौन सा स्टेट है, गुजरात में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मेहसाना। तो मेहसाना गुजरात के लोग अगर जो होंगे वो जान रहे होंगे, जैसे अभी हमने पढ़ाया बागोर के बारे में, तो अगर तुम्हारे आसपास ये साइट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, एकदम परफेक्ट। तो ठीक है, ऐसा ही लंगनाथ जो है वो कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ पर है, कौन सा स्टेट में है, गुजरात में है। और गुजरात के कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। तो ह्यूमन्स ब्यूरियल्स, यहाँ पर ह्यूमन्स ब्यूरियल्स एंड माइक्रोलिथ हैव बीन डिस्कवर्ड एट दिस साइट। इस साइट पर क्या मिला है कि ह्यूमन ब्यूरियल्स मिले, यानी एक तरह से ह्यूमन्स जो है मरने के बाद ही ऐसा हुआ होगा कि उनको कब्र में दफनाया गया है। भाई कब्र में दफनाया गया है, हाँ सोचो इस वाले टाइम पर ह्यूमंस इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं कि इंसान अगर मर रहा है तो उसे प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, उसका द एंड करने वाले हैं, यानी उसको कब्रगाह में एक तरह से, यानी इसके एविडेंस मिले हैं कहाँ पर, यहाँ पर एविडेंस मिले ह्यूमंस बेरियल्स के, और साथ ही साथ माइक्रोलिथ्स के, यानी छोटे छोटे जो अभी होता है ना, माइक्रोलिथ क्या होता है, स्मॉल स्टोन टूल्स, स्मॉल स्टोन टूल्स। यहाँ पर इसके एविडेंस मिले हैं, बीन डिस्कवर्ड एट दिस साइट। एविडेंस ऑफ इंट्रैक्शन विथ हड़प्पन कल्चर, और आगे हमने पढ़ने, तुम सुने होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन सब के बारे में तुम अच्छे से पढ़े होगे कि नहीं पढ़े हो? अरे भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, ऐसे करके तुम बड़े हो ना। तो ऐसा एक तरह से मिला है कि यहाँ का जो लोग थे इनका एविडेंस एक तरह से मिलता है, इनका एविडेंस मिला है कि इनका इंट्रैक्शन किसके साथ था, हड़प्पन कल्चर के साथ भी था। यहाँ पर मिला है हड़प्पन कल्चर के साथ भी इनका इंट्रैक्शन था। एक क्लास है यहाँ पर तिलवाड़ा, कौन सा है, तिलवाड़ा, बागोर लंगनाज, और बागोर लंगनाज के बाद तिलवाड़ा। तो तिलवाड़ा इज वन ऑफ द वेस्टर्न मोस्ट, तिलवाड़ा क्या है, वेस्टर्न मोस्ट, सबसे वेस्ट में, वेस्टर्न मोस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया। यानी इंडिया में अगर मेसोलिथिक साइट की बात करें तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, तिलवाड़ा। सबके लिए की कंसेप्ट याद रखना है, सबके लिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कहां पर है, तो ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट है, ठीक है। कौन डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखो, कौन सा ऐसा मेसोलिथिक साइट है डॉक्यूमेंटेड है, बेस्ट डॉक्यूमेंटेड है। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टोन, यहां से क्या मिला है, यहां से मिला है सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टोन्स इंडिकेट हैबिटेशन स्ट्रक्चर, और यहाँ के हैबिटेशन स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है एक तरह से सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टोन्स। यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट कर दिया गया था किसका, स्टोन का, और ये किसको इंडिकेट करता है, यहाँ के हैबिटेशन स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। फायर हर्ट्स एंड चार्ड बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट द साइट, और इस साइट से एक तरह से क्या मिला है, तो फायर हर्ट्स भी मिले हैं, एक तरह से फायर हर्ट्स, और साथ ही साथ चार्ट बोन्स भी मिले हुए हैं इस वाले एरिया से, एक तरह से कहीं नहीं, इस साइट से मिला है। कहाँ है तिलवाड़ा, तो तिलवाड़ा है राजस्थान में, और ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट मेसोलिथिक साइट है इंडिया में। ये भीमबेटका के कुछ है, भीमबेटका में सोचो ये पेंटिंग बना रहे हैं, पेंटिंग कब बनाएंगे, यानी पहले से वो ज्यादा डेवलप हो रहा है, उनके पास अच्छी खासी एनर्जी आ चुकी है, वो पहले से उनके पास अच्छा खासा टाइम बच रहा है। कब वो एक्स्ट्रा चीज करेंगे, तुम कब एक्स्ट्रा वर्क करते हो, तुम एक्स्ट्रा वर्क तब करते हो जब एक्स्ट्रा काम या कुछ ऐसा काम तब करते हो जब तुम्हारे पास टाइम है। इनका मतलब है कि इस टाइम पर आते आते, मेसोलिथिक टाइम आते आते उनके पास अच्छा खासा टाइम बच रहा था, और जब उनके पास अच्छा खासा टाइम बच रहा था तो वो किस में अपना टाइम दिखा रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे। सोचो आज भी वो पेंटिंग, भीमबेटका जाओ और वहां पर जाने के बाद आज भी तुमको वो पेंटिंग मिलेगी, तो आज भी वो पेंटिंग मौजूद है जो आज से लाखों साल पहले, लाखों नहीं हजारों साल पहले इंसानों ने बनाए थे, आज वो पेंटिंग है। तो कुछ है यहाँ पर मेसोलिथिक को लेकर, उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। द मेसोलिथिक पीरियड एक्टेड अ ब्रिज बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो एक तरह से जो मेसोलिथिक है वो किसका काम करता है, लगभग 1 घंटे हो गए हैं, लगभग 1 घंटे, 1 घंटे में हम लगभग हाफ ऑफ द टॉपिक पूरी तरह से क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेसोलिथिक पीरियड जो है वो क्या कर चुका है, एक तरह से ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है, ब्रिज का, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। मान लेते हैं कि तुमको पैलियोलिथिक पर और पैलियोलिथिक से एक तरह से नियोलिथिक पे जाना, और बीच में क्या है, बीच में अगर मान लेते हैं कि रिवर है, तो उसमें जो ब्रिज है वो ऐसा ही ब्रिज का काम कौन कर रहा है, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में।
पीपल बिगेन यूजिंग माइक्रोलिथ्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग विथ फार्मिंग। और इस समय जो पीपल थे, तो पीपल जो थे वो क्या यूज कर रहे थे, एक तरह से माइक्रोलिथ यूज करते थे, यानी स्मॉल स्टोन टूल्स यूज करते थे, और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटिंग विथ फार्मिंग, फार्मिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड में क्या होता था, डोमेस्टिकेशन होता था किसका, एनिमल्स का, इस पीरियड में स्टार्ट हुआ था, यानी एनिमल का डोमेस्टिकेशन इसी पीरियड में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अब नया पीरियड है नियोलिथिक पीरियड। कौन सा पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। तो द नियोलिथिक पीरियड बिगिन अराउंड, बताओ वो खत्म कब हुआ था, मेसोलिथिक सॉरी। तो मेसोलिथिक एंड उसका कब एंड हुआ था, 8000 BCE। तो वहीं वहीं से स्टार्ट होगा। द नियोलिथिक पीरियड बिगिन अराउंड 8000 BCE, लास्टेड टिल अराउंड टिल अबाउट 4000 BCE। और कब खत्म होता है, 4000 BCE में खत्म होता है। और कब स्टार्ट होता है, 8000 BCE में ये स्टार्ट होता है। इट वाज द मोस्ट एडवांस्ड फेज ऑफ द स्टोन एज। और इस सबसे एडवांस फेज माना जाता है, यानी तीनों, अगर स्टोन एज में अगर हम देखें तो एक पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तो इस तीनों फेज में सबसे एडवांस फेज अगर कोई माना जाता है तो कौन सा फेज माना जाता है, नियोलिथिक का, ठीक है ना। मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर, और इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर को लेकर, सेटलमेंट्स को लेकर। बताओ, नॉर्मल सी बात है, एग्रीकल्चर होगा तो सेटलमेंट्स होगा, कैसे होगा वो तुम्हें बताऊंगा मैं। टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड में बहुत सारे इस तरह से एग्रीकल्चर, सेटलमेंट्स एक तरह से कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। अब लाइफ इन द नियोलिथिक पीरियड, यानी इनका लाइफ क्या था, तो पीपल बिगन लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट्स। अब इनका क्या स्टार्ट हो गया, एक तरह से परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। कैसे परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, कैसे, तो देखो इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने स्टार्ट कर दिया था फार्मिंग। क्या स्टार्ट किया था, फार्मिंग। तो जब इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट किया तो नॉर्मल सी बात है कि फार्मिंग स्टार्ट होगा तो इनको एक जगह पर रहना पड़ेगा। एक दिन में तो नहीं होने वाला है, एक दिन पे कोई चीज कवर होने वाली है नहीं। तो अब एक दिन पे कोई भी एग्रीकल्चर करेंगे, कोई भी फसल रोपेंगे, तो वह एक दिन में नहीं होने वाला है, इनको टाइम लगेगा। तो वहां उनको एक जगह रुकना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग ही इनको क्या की, सेटल बनाई, क्या की, सेटल की एक जगह पर। तो द नियोलिथिक पीरियड बिगेन around 8000 BCE to lasted till about 4000 BCE. It is the most advanced phase of the Stone Age, और major changes in agriculture settlement took place during। अरे भाई ये क्या हो गया, अच्छा वापस हो गया स्टार्ट, कोई बात नहीं, तभी कहा, ये तो पढ़ा दिया यार, इतने दिमाग में बने होते हैं। तो पीपल बिगिन लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट्स। अब क्या स्टार्ट करने लगे, परमानेंट सेटलमेंट इनका स्टार्ट हो गया, और ये क्या बनाने लगे, विलेजेस में रहना स्टार्ट कर चुके थे। ह्यूमंस ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन, यानी अब ह्यूमंस जो है वो किस पर शिफ्ट कर रहा है, फूड गैदर, अब वो क्या बन रहा है, फूड गैदरर से वो फूड प्रोड्यूसर बन रहा है, यानी फूड गैदरिंग से वो फूड प्रोडक्शन में ग्रेजुअली क्या हो रहा है, उनका शिफ्टिंग हो रहा है। कैसे, अब वो क्या करेंगे, फूड का प्रोडक्शन करेंगे, फूड गैदरर नहीं बनेंगे, वो फूड का प्रोडक्शन करने वाले हैं। विलेज लाइफ डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, और पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम क्या स्टार्ट होता है, विलेज लाइफ स्टार्ट होता है, डेवलप किया जाता है पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में। फर्स्ट टाइम ये क्या होता है, डेवलप होता है। और इसको बोलते हैं द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, द नियोलिथिक, इसको क्या बोला जाता है, द नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोला जाता है। द नियोलिथिक रेवोल्यूशन वाज अ मेजर चेंज फ्रॉम द हंटिंग एंड फार्मिंग। और नियोलिथिक रेवोल्यूशन क्या है, कि एक मेजर चेंज लाता है हंटिंग से फार्मिंग की तरफ। हाँ, एक मेजर चेंज, बहुत बड़ा चेंज जो ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ, वो क्या बने, हंटिंग से फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हुआ। ये रेवोल्यूशन है एक तरह से, एक तरह से इसको रेवोल्यूशन ही बोलेंगे। पीपल स्टार्टेड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। और यहां पर क्या स्टार्ट होता है, यहां पर स्टार्ट होता है क्रॉप्स, कल्टिवेटिंग क्रॉप स्टार्ट होता है, साथ ही साथ डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, यानी एनिमल को डोमेस्टिकेट करना यहां पर क्या होता है, स्टार्ट होता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन लेड इन द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। और यही चीज क्या, किसको फाउंडेशन, किसका फाउंडेशन बनती है, सिविलाइजेशन का फाउंडेशन बनती है। यानी नियोलिथिक एक तरह से रेवोल्यूशन माना जाता है। जो जो चेंजेस हुए नियोलिथिक में, इसलिए तो बोला जाता है कि सबसे एडवांस अगर कोई स्टोन एज का फेज है तो वह है नियोलिथिक, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन का काम कर रहा था। सोचो, हंटिंग से किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो गए, फूड गैदरर से वो किसकी तरफ हो गए, फूड प्रोड्यूसर की तरफ। तो ये एक तरह से रेवोल्यूशन था। क्या था, रेवोल्यूशन। तो कैसे डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर का, इसको अब अगले वीडियो में। आज का वीडियो बस इतना ही होने वाला है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है एक ही वीडियो में, तुम्हें भी उतना टाइम नहीं कवर कर पाओगे कि एक ही वीडियो में पूरी अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो हाँ, एक और स्टोन शॉट मैंने सोचा था, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि सुबह से लाइट नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है, और लगभग इन्वर्टर भी उसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। और मैं जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ वो गाँव है, और गाँव में अमूमन ये प्रॉब्लम होता है लाइट को लेकर, और एक तो समय है गर्मी का, तो समर का टाइम है और लाइट का इतना सारा प्रॉब्लम है, गांव में रहता हूँ,
तो इस वजह से पूरी तरह से वीडियो तो बनाने में क्या होता है कि जो इन्वर्टर है वो भी एकदम से अपना क्या ले देता है, वो भी लगता है कि भाई अब रहने दे मालिक, अब निपट जाऊंगा मैं। तो ऐसे हालात में देखो, तुम पसीना भी देख सकते हो। तो लगभग धीरे धीरे फैन भी क्या होने लगा है इसका भी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे कम होता है वैसे इसकी हालत भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो इसके बाद बताओ यहाँ तक वीडियो मजा आया कि नहीं आया? अगर यहाँ तक सारे पॉइंट्स तुम्हें समझ में आए तो वीडियो पे बस एक लाइक दे देना, वीडियो पे एक लाइक, और एक ही लाइक देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं तुमसे। वीडियो पे एक लाइक देना है, और हाँ अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर देना है। और अगर वीडियो में पहली बार हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि तुम्हारे एक सब्सक्राइब से, तुम्हारे एक लाइक से और तुम्हारे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बस एक लाइक देना है, साथ ही साथ एक सब्सक्राइब भी कर देना है बहुत ज़्यादा, और हाँ अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है, ताकि हमारी ये जो फैमिली हो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि तुम कौन से स्टेट से हो और साथ ही साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से वही चीज़, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।